बूढ़ी चुड़ैल है। उसके बाद वह चली जाती है लेकिन दरवाजे पर रुकती है और पीछे मुड़कर योंजू के बारे में सोचती है। जब वह आखिरकार चली जाती है, योंजू कंगवू को बताती है कि वह पागल लेडी बस उसकी दोस्त है। वह फिर उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि यह एस रैंक गेट परमिट है जो उसने पहले मांगा था। कैंगवू उसके गिल्ड की पावर की तारीफ करता है क्योंकि कार्ड उसकी सोच से ज्यादा जल्दी आ गया। वह उसे खुशामद बंद करने को कहती है और चेतावनी देती है कि एस रैंक गेट में हंटिंग करने की कोशिश ना करे। कैंगवू इस पर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर कहता है कि उसने सब कुछ सुना जो वह ह्योंगजू के साथ डिस्कस कर रही थी। वह उसके लिए एक कप चाय डालती है और उसे बताती है कि उन्हें उसे कभी न कभी बताना ही था, भले ही ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। कैंगवू ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे डिमोनिक कल्ट के बारे में कुछ नहीं पता और पूछता है कि क्या मॉन्स्टर म्यूटेशंस के पीछे कल्ट का हाथ है। योंजू उसे बताती है कि कल्ट पागल लोगों का एक ग्रुप है और वह हाल ही में काफी एक्टिव रहे हैं। उसे नहीं पता कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी या कितनी बड़ी है, लेकिन गिल्ड्स और गवर्नमेंट मिलकर और जानकारी निकाल रहे हैं। वह उसे बताती है कि सिर्फ उसकी गिल्ड ही गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, जबकि बाकियों को भी इस कल्ट के बारे में पता है। वह सोचता है कि क्या गिल्ड अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कहती है कि वह मुफ्त में काम नहीं कर रहे। डिमोनिक ऑर्डर को हराने के बदले गवर्नमेंट ने उन्हें एक अच्छे इनाम का वादा किया है, लेकिन वह कहती है कि यह इनाम की वजह से नहीं है। जब वह कहती है कि जो गिल्ड मेंबर्स ऑर्डर की जांच कर रहे थे उन्हें कुर्बान कर दिया गया है, तो उसकी चम्मच गिर जाती है। उसके अंदर से एक खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। वह कैंगवू को बताती है कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कैंगवू के चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है और वह समझ जाता है कि उसकी गिल्ड को बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ उसे देखकर ही वह उसकी मारने की नीयत समझ जाता है और अब उसे पता चलता है कि असली रैंकर क्या होता है। बेचारी लड़की दुखी है, लेकिन ये बेवकूफ सिर्फ यही सोच रहा है कि उसकी शक्तियाँ उसे उससे लड़ने पर मजबूर कर रही है। ये इतना काफी है कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह उस रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है जिसमें वह चाहती थी कि वह उसकी मदद करे। योंजू उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह डिमोनिक ऑर्डर को हराने में मदद करे, लेकिन उसे नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ एक आम कल्ट कहा जा सकता है और उसे बताती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का होना काफी नहीं होगा। वह उसे गंभीरता से देखती है, कहती है कि अगर वह जाना चाहता है तो वह उसे नहीं रोकेगी। फिर पूछती है कि क्या वह उसकी रिक्वेस्ट में मदद करने को तैयार है। कैंगवू एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर उसे कहता है कि चिंता न करे और अपना एस रैंक परमिट ऊपर उठाता है। वह कहता है कि उसने उसकी बहुत मदद की है और उसका फर्ज बनता है कि वह अपना काम पूरा करे। योंजू उसे देखती है, फिर एक छोटी लड़की की तरह शर्माने लगती है और उसका शुक्रिया करती है। उसे नहीं पता कि वह यह सब सिर्फ उस डिमोनिक एनर्जी के लिए कर रहा है जो उसे अब्सॉर्ब करने को मिलेगी। योंजू फिर उसे बताती है कि वह फ्यूचर में इमरजेंसी होने पर उससे कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद वह उसे फिर से एस रैंक गेट्स में हंट करने जाने के बारे में वार्न करती है। बाद में हम देखते हैं कि एक जबरदस्त दिखने वाली कार गिल्ड बिल्डिंग से तेजी से निकल रही है। गाड़ी चला रहा कैंगवू है और उसे कार से ट्रैवल करके बहुत सुकून मिलता है। गाड़ी चलाते हुए वह अपनी फिफ्थ अवेकनिंग की स्पेशल एबिलिटी चेक करने का फैसला करता है। यह एबिलिटी उसे दूसरे डायमेंशन से एक डीमन को समन करने देती है और इस्तेमाल की गई डिमोनिक एनर्जी की मात्रा पर डिपेंड करता है। वह एक बहुत पावरफुल डीमन को समन कर सकता है, लेकिन यह स्पेल हर 3 महीने में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब है कि उसे हर सिचुएशन में सबसे पावरफुल डीमन को समन करना होगा। वह सोचता है कि गेट अर्थ के बाहर एक दूसरे डायमेंशन का पुल है और जितना पावरफुल गेट होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स उससे गुजर कर आएंगे। क्रैक फ्रैगमेंट्स के लिए भी यही बात है, जिसका मतलब है कि वह हायर रैंक्ड गेट्स में भी और पावरफुल डीमंस को समन कर सकता है। कैंगवू अपनी मंजिल पर पहुंचता है और कार से बाहर निकलता है। क्योंकि वह एक जिद्दी बेवकूफ है, वह अपनी नई स्पेशल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक एस रैंक्ड गेट पर जाता है। गार्ड्स उसका कार्ड स्कैन करते हैं और उसे अंदर जाने की परमिशन देते हैं। वह देखता है कि गेट पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अगर रेड रोज गिल्ड न होती तो वह एस रैंक गेट में जाने की कोशिश भी नहीं कर पाता। गेट उसके सामने खुलते हैं और वह अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत समुंदर का नजारा और बड़े बड़े घास के मैदान दिखते हैं। वह एक अच्छी जगह ढूंढता है और बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर वह एक सरबरस को समन कर पाए उसके हाई रैंक की वजह से। कैंगवू मेडिटेट करना शुरू करता है और एक डीमन को समन करने का प्रोसेस शुरू करता है। एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है जिससे वह हवा में तैरने लगता है और उसके शरीर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। यह प्रोसेस उसके शरीर पर बोझ डालता है, लेकिन वह इसे सह पाता है। सिस्टम समन को पूरा करने के लिए एक क्रैक बनाना शुरू करता है। कैंगवू बहुत पसीना बहाते हुए क्रैक को देखता है और उसे सफलता से बना पाता है। क्रैक के अंदर से एक हरी रोशनी चमकती है और वह रोशनी और सिस्टम उसे बताता है कि मिरियट डीमन पैलेस के असर की वजह से एक गहरा क्रैक बना है। वह हरा रंग देखता है और याद करता है कि उसने जो दूसरे क्रैक्स देखे थे वह अक्सर नीले रंग के होते थे। उसके बाद एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एलेनर कॉन्टिनेंट का एक डायमेंशनल गेट खुल गया है। कैंगवू सोचता है कि यह कॉन्टिनेंट कहाँ है और उम्मीद करता है कि यह प्रोसेस उलटा नहीं होगा और उसे वापस नरक में नहीं भेज देगा।
वह खुद को तेज रोशनी से बचाता है और देखता है कि समन किया गया डीमन कहाँ है। क्रैक बंद हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह डीमन की हथेली पर खड़ा है। फिर उसे आखिरकार डीमन दिखता है और वह एक ड्रैगन है। ये मॉन्स्टर एचिडना के नाम से जाना जाता है और यह डीमन ड्रैगन करगात की बेटी है। कैंग वू एक ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाता है और अचानक क्रैक से बाहर आने के बाद वह जानवर जमीन पर गिर जाता है। उसे एक अजनबी भाषा सुनाई देती है और वह ऊपर देखता है कि कुछ अजनबी चेहरे भी क्रैक से बाहर निकल रहे हैं। रहस्यमयी लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वह नहीं बता सकता कि वह कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। ब्लॉन्ड बालों वाला एक लड़का पीछे मुड़कर अपने लोगों को कुछ बताने लगता है, लेकिन कैंग वू को नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। अजनबी लोग ड्रैगन को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैंग वू फिर एक पावर एक्टिवेट करता है जो उसे उन लोगों को समझने में मदद करती है जो एक ही भाषा नहीं बोलते। इससे वह सुनता है कि ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का सबको पीछे हटने को कह रहा है और फीमेल एल्फ उसे रेनल्ड्स कहती है। वह लड़का यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ड्रैगन धीरे धीरे सांस ले रहा है और लगता है कि वह मरने वाला है। एल्फ उसे बताती है कि वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और वह चैन की सांस लेता है। कैंग वू फिर उनके पास जाता है और पूछता है कि वह कौन है। रेनल्ड्स अपना परिचय रेनल्ड्स फॉन आर्नोन के रूप में देता है और कहता है कि वह आर्नोन एम्पायर का तीसरा प्रिंस है कैंग वू को नहीं पता कि आर्नोन एम्पायर क्या है और करीब से देखने पर वह देखता है कि वहाँ एक एल्फ और एक ड्वार्फ भी है। वह इस सब को लेकर थोड़ा नर्वस है और सोचता है कि क्या ये लोग सच में दूसरी दुनिया से आए हैं। कैंग वू मरते हुए ड्रैगन को देखता है और उसे ठीक करने का फैसला करता है। बाकी सब उसे देखते हैं कि वह क्या करने वाला है। रेजरेक्शन की पावर से वह ड्रैगन पर अपना हाथ रखता है और डीमन के जख्म तेजी से ठीक होने लगते हैं। रेनल्ड्स उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब वह बात करना शुरू करते हैं। एचिडना कैंग वू का शुक्रिया करती है उसकी इलाज करने के लिए। उसी समय रेनल्ड्स को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ड्रैगन अपनी खराब हालत में आने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कैंग वू उसे कहता है कि ठीक है। रेनल्ड्स अचानक उसकी गर्दन पर तलवार रखता है, जबकि एल्फ उस पर अपनी बो से निशाना लगाती है। गुस्से में वह कैंग वू से पूछता है कि क्या वह ड्रैगन का मास्टर है। कैंग वू उसे वापस देखता है और पूछता है कि वह एचिडना को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है। रेनल्ड्स अपना गुस्सा खो देता है और एचिडना को एक बुरी डीमन ड्रैगन कहकर चिल्लाने लगता है। वह बताता है कि एचिडना ने सिर्फ एक भयानक बीमारी लाई है और उसकी वजह से उनके एम्पायर के अनगिनत नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। कैंग वू फिर उसे बताता है कि एचिडना ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर वह सूखा ला सकती है तो उसे इतनी चोट नहीं लगती और कोई उसे हरा नहीं पाता। रेनल्ड्स एक पल के लिए रुकता है क्योंकि शायद उसे लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पागल हो गया है। वह अचानक फिर से गुस्से में फट जाता है, कहता है कि एचिडना ही सारी तबाही की वजह है। वह कैंग वू को बताता है कि एम्पायर के दुखी नागरिकों को बचाने के लिए ड्रैगन को मरना होगा। कैंग वू इस घमंडी बेवकूफ से तंग आ चुका है और उसे सबका सिखाने का फैसला करता है। वह रेनल्ड्स को एक्सप्लोजन की पावर से मारता है और उसे और उसकी टीम को हवा में उड़ा देता है। वह जल्दी से स्पेल से ठीक हो जाते हैं और अटैक करने की तैयारी करते हैं। कैंग वू फिर उन्हें बताता है कि अगर एचिडना ने सच में वह सब तबाही की भी थी तो अब वह उसकी फेमिलियर है और यही काफी वजह है उन्हें उनके क्रिएटर के पास भेजने के लिए। एचिडना रोने लगती है जब उसका मास्टर उसकी रक्षा करता है और कहता है कि उसका उसे छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। रेनल्ड्स उसे एक बुरा डीमन कहता है, लेकिन कैंग वू उसे बताता है कि वह सच में एक है। यह सुनकर रेनल्ड्स फिर से एक पागल की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे पता था कि कैंग वू एक डीमन है। फिर वह अपने नाम की कसम खाता है कि वह अपने एम्पायर के नागरिकों के लिए कैंग वू को हराएगा। दूसरी तरफ डीमन किंग को यकीन नहीं होता कि यह प्रिंस और उसके चमचे कितने हैं। रेनल्ड्स तेजी से उस पर वार करने के लिए दौड़ता है और तकरार पर एक धमाका होता है। फिर भी कैंग वू बच जाता है, लेकिन वह कहता है कि रेनल्ड्स का अटैक ऐसा नहीं है जिसे वह आसानी से रोक सके। जब प्रिंस एक और अटैक करने के लिए दौड़ता है, कैंग वू जमीन पर जोर से मारता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हवा में उड़ा देता है। उसके बाद वह एक और एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे वह हवा में होते हुए उन पर पिघले हुए पत्थर बरसाता है। वह ब्रूटिश दिखने वाला लड़का अपनी आयरन वॉल एबिलिटी का इस्तेमाल करके पत्थरों को रोकता है और अपने साथियों को बचाता है, लेकिन यह उसके लिए सहना बहुत मुश्किल है, जबकि वह अपने सामने के नजारे को डिफेंड करने पर फोकस कर रहा होता है। वह पीछे से आते हुए पत्थरों को नहीं देखता। जब तक वह मुड़ता है वह उनसे बुरी तरह पिट जाता है। रेनल्ड्स उसका नाम हांस चिल्लाता है जब धमाके होते हैं धुएं के अंदर से। कैंग वू अपनी ब्लेड्स के साथ बाहर निकलता है उसे काटने के लिए। रेनल्ड्स को जब पता चलता है कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी तो उसे गुस्सा आने लगता है। मेज खुद को बचाने के लिए एक ऑर्बी का इस्तेमाल करती है। जब कैंग वू रुकावटों को पार करता हुआ सीधा रेनल्ड्स की तरफ बढ़ता है, जैसे ही वह अपने टारगेट के पास पहुंचता है, प्रिंस भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। रेनल्ड्स अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारे ब्लेड स्लाइसेस तूफान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन कैंग वू अपनी आयरन वॉल पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकता है और रेनल्ड्स को लात मारता है जिससे वह धूल में जा गिरता है।
कैंगवू उस लड़के का शुक्रिया करता है कि उसने अटैक करने से पहले अपनी स्किल का नाम चिल्लाया, भले ही यह उसने देखी सबसे बेवकूफाना चीज थी। लेकिन अचानक रेनल्ड्स वापस खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करता है जब वह जमीन पर वापस आता है। खुशकिस्मती से कैंगवू उसे डॉज कर पाता है, लेकिन प्रिंस उस पर बार बार अटैक करता रहता है। रेनल्ड्स घूम घूम कर वार करता रहता है, डीमन किंग को जल्दी खत्म करने की उम्मीद में, लेकिन कैंगवू अपने रिफ्लेक्सेस में बहुत तेज है। अटैक्स का ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहता है और कैंगवू मानता है कि रेनल्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी फिफ्थ अवेकनिंग न होती तो वह काफी बुरी सिचुएशन में होता। अपनी ताकत पर गर्व महसूस करते हुए रेनल्ड्स घमंडी लगने लगता है, फिर भी वह अपने लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है। कैंगवू रेनल्ड्स की ट्रिक का इस्तेमाल करता है, एक स्किल का नाम चिल्लाते हुए। यह सुनकर रेनल्ड्स अटैक को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन कैंगवू उसके घुटने पर लात मारकर उसे हैरान कर देता है। प्रिंस दर्द से कराह उठता है और सोचता है कि कैंगवू ने अपनी ब्लेड स्लैश क्यों नहीं की। यह बेवकूफ सच में सोचता है कि यह कोई शूरवीर लड़ाई है। कैंगवू उस बेवकूफ पर हंसता है और उसे इतना सीधा होने के लिए एक बेवकूफ इंसान कहता है। रेनल्ड्स अपने बाकी टीममेट्स को भाग जाने को कहता है जब वह उसे चेक करने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें बताता है कि कैंगवू उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुद को सबसे अच्छा महसूस करते हुए कैंगवू मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही उसने रेनल्ड्स की टांग जख्मी की, लड़ाई खत्म हो गई। मेज, जो एक वॉनाबी डैमसेल इन डिस्ट्रेस लगती है, कहती है कि वह उसे छोड़कर भाग नहीं सकते। रेनल्ड्स भी उसी तरह सबसे क्लीशे नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह वापस चिल्लाता है, कहता है कि वह ठीक है और वह आर्नहान एम्पायर को उनके हाथों में छोड़ रहा है। कैंगवू उसे कचरे के टुकड़े की तरह एक तरफ लात मारता है और उसे शर्मनाक कहता है। रेनल्ड्स अपनी टूटी टांग को गाली देता है जब कैंगवू उसे खत्म करने के लिए बढ़ता है। डीमन लॉर्ड हमेशा ऐसे ही लड़ता है, उसे अपने दुश्मनों के लिए कोई हमदर्दी या रहम नहीं है। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए मारता है, क्योंकि नरक में इमोशंस एक बहुत बड़ी लग्जरी है। फीमेल मेज प्रिंस को बचाने के लिए बीच में कूद जाती है। कैंगवू उस बेचारी लड़की को देखता है जब वह रहम की भीख मांगती है और कहती है कि वह रेनल्ड्स की जगह उसे मार दे। प्रिंस उसका नाम रेना पुकारता है और उसे पागलपन बंद करने को कहता है। उसी जगह पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह प्रिंस के लिए अपना प्यार कन्फेस करती है। रेनल्ड्स ये सुनकर हैरान हो जाता है और वह ऐसी मुश्किल सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए माफी मांगती है। रेना कैंगवू की तरफ मुड़ती है और वादा करती है कि अगर वह रेनल्ड्स की जान बख्श दे तो वह उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन वह मना कर देता है। रेना हैरान हो जाती है यह देखकर कि कैंगवू कोई आम आदमी नहीं है जिसमें थोड़ी शूरवीरता हो। वह उन्हें बताता है कि उनकी प्रॉब्लम्स का उससे कोई लेना देना नहीं है और उसे परवाह नहीं है। कैंगवू उन्हें कहता है कि उन्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए जैसे ही वह मारने के लिए अपने हथियार उठाते हैं। रेनल्ड्स और रेना को यकीन नहीं होता कि वह इतना बेरहम है। फिर वह उन्हें कहता है कि वह अपनी नौटंकी किसी सोप ओपरा में ले जाएं। रेनल्ड्स कैंगवू को उसके एटीट्यूड के लिए एक गंदा इंसान कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड में उसे बातें समझाने की ताकत भी नहीं है। जब कैंगवू उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजने की तैयारी करता है, सिस्टम उसे दूसरे बीइंग्स के बारे में बताता है जो गेट से पार कर चुके हैं। गाया सिस्टम इंट्रूडर्स को बाहर निकालना शुरू करता है और उनके शरीर चमकने लगते हैं। वह सब कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह देखकर कैंगवू उन्हें जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वह उन्हें खो दे। वह फिर से लड़ाई में घुस जाता है। वह सच में उनके इक्विपमेंट को अपनी ट्रॉफी के रूप में लेना चाहता है, किसी भी तरह, क्योंकि वह कितने रेयर हैं। जैसे ही वह रेनल्ड्स के पास पहुंचता है, सिस्टम उन्हें पर्ज कर देता है और वह नए इक्विपमेंट पाने का मौका खो देता है। कैंगवू अपनी किस्मत को कोसता है और उसकी आंखें पछतावे से भरी हैं। अचानक घबराहट छा जाती है और वह एक तरफ देखता है, यह पक्का करने के लिए कि उसका कीमती ड्रैगन अभी भी वहाँ है। खुशकिस्मती से एकिडना अभी भी उसके साथ है और दूसरों की तरह बाहर नहीं फेंकी जाती। ये सोचते हुए कि गाया सिस्टम क्या है और उसका क्या इस्तेमाल है, वह क्लिफ से नीचे कूदता है ड्रैगन के पास जाने के लिए। उसे याद आता है कि उसने गाया सिस्टम के बारे में कुछ देखा था जब वह अर्थ पर आ रहा था। कैंगवू को लगता है कि सिस्टम का उन मॉन्स्टर से कुछ लेना देना हो सकता है जो पिछले 2 हफ्ते से नरक से आ रहे हैं। अचानक वह घबराने लगता है जब उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगता है जब उसे याद आता है कि वह कब पार किया था और उसे लगता है कि यह सब उसकी गलती है। जब उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है, एकिडना उसे पुकारती है। वह रेनल्ड्स और उसकी टीम के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि वह चले गए हैं। कैंगवू शर्माते हुए उसकी शुक्रिया एक्सेप्ट करता है उसे बचाने के लिए और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वह उसे कहता है कि वह शांत रहे जब तक वह उसका इलाज करता है और उसके बाकी जख्मों को ठीक करता है। उसकी बड़ी साइज को देखकर कैंगवू पूछता है कि क्या एचिडना अपनी साइज बदल सकती है और वह कंफर्म करती है कि हाँ। उसके बाद वह उससे एलिनोर कॉन्टिनेंट के बारे में पूछता है। एचिडना के मुताबिक यह एक ऐसी दुनिया है जो आर्न और एम्पायर के इर्द गिर्द घूमती है। वह तलवारें और मैजिक इस्तेमाल करते हैं और उनके पास ड्रैगन्स जैसे अलग अलग तरह के मिथिकल क्रीचर्स हैं। बाद में सीन बदलता है जहाँ कैंगवू अपनी कार चला रहा है और एकिडना छोटे रूप में उसके साथ है। वह सोचता है कि क्या डीमंस के अलावा सारे मॉन्स्टर्स एलिनोर से आते हैं। एकिडना पूछती है कि वह कहाँ जा रहे हैं।
और वह उसे बताता है कि वह एक रेजिडेंस जा रहे हैं। उसे नहीं पता कि इस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन वह सोचती है कि यह उसका नेस्ट है। कैंगवू इस आइडिया के साथ चलता है और सियोला के साथ नेस्ट में होने के ख्वाब देखने लगता है। खैर, एकिडना उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि उसे किसी और के नेस्ट में आए हुए बहुत टाइम हो गया है। वह उसे बताती है कि वह बहुत टाइम से अकेली थी। वह पहले अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वह गायब हो गए और एकिडना अकेली रह गई। तब से उसने सिर्फ लेयर में किताबें पढ़ी और यह उसके लिए बहुत अकेलापन भरा एक्सपीरियंस था। फिर अचानक कोई अनजान उसके घर में आ गया और वह रेनल्ड्स था। एकिडना घबराहट से कांपने लगती है और वह कसम खाती है कि उसने कभी सूखा नहीं लाया या कोई बुरी चीज नहीं की। चाहे उसने कितना भी कहा कि वह बेगुनाह है, उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। कैंगवू देखता है कि वह कितनी बुरी तरह कांप रही है और उस क्यूट ड्रैगन को देखता है जब वह आंसुओं से भरी आंखों से उसे घूरती है। उसे याद आता है कि वह भी अपनी जिंदगी में एक बार उसकी जैसी हालत में था। उसे याद आता है कि वह एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था जहां अपने माँ बाप से मिलना एक लग्जरी जैसा लगता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन थे, जब तक वह उसे प्यार करते थे। वह बस कोई ऐसा चाहता था जो उसे प्यार करे और उसकी परवाह करे। कैंगवू इमोशनल होने पर खुद पर हंसता है और एकिडना को बताता है कि चाहे पूरी दुनिया उसे गलत ठहराए, वह हमेशा उस पर यकीन करेगा। वह उसके नरम फर पर हाथ फेरता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। कैंगवू उसे जज्बाती आंखों से देखता है और जब वह गाड़ी चलाकर निकलते हैं, एचिडना वादा करती है कि वह उसका नाम कभी नहीं भूलेगी। जब वह घर पहुंचते हैं, सियोला एचिडना को प्यार से भर देती है और कहती है कि ये छोटी ड्रैगन बहुत क्यूट है। एचिडना की जान निकलने वाली होती है, लेकिन कैंगवू अपने खाने में इतना बिजी है कि उसे परवाह नहीं। उसे नहीं लगा था कि सियोला एचिडना को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वह उसे बताती है कि फेमिलियर इतनी प्यारी है कि उसे रेजिस्ट करना मुश्किल है। सियोला एचिडना को प्यार से भर देती रहती है, जबकि बेचारी ड्रैगन अपनी जान के लिए स्ट्रगल करती है। आखिरकार एकिडना खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और अपने मास्टर के पास वापस भाग जाती है, जिससे सियोला थोड़ी दुखी हो जाती है। कैंगवू फिर सियोला के हंटिंग प्रोग्रेस के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है कि पार्टी मेंबर्स ठीक हैं और वह तेजी से लेवल अप कर रहे हैं। जल्दी ही वह अपनी थर्ड अवेकनिंग कर पाएंगे। वह उसे देखता है जब वह हर चीज के लिए उसका शुक्रिया करती है। वह सच में बहुत शुक्रगुजार महसूस करती है, क्योंकि अगर वह न होता तो वह इतने अच्छे पार्टी मेंबर्स से मिलने और ऐसी जिंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सायोला फिर से उसका शुक्रिया करती है, जबकि वह बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। कैंगवू उसे कहता है कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए और उसे आखिरकार प्यार की फीलिंग का एहसास होता है। उसके बाद सियोला एचिडना के साथ सोने की परमिशन मांगती है और वह सोचता है कि काश वह होता जिसे यह एक्शन मिलता। अगली सुबह कैंगवू अभी भी बेड पर है और ठीक से उठने में स्ट्रगल कर रहा है। वह बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और अपने आम सेल्फ जैसा नहीं लगता। जब वह किचन में पहुंचता है, सियोला उसका स्वागत करती है और देखती है कि वह अपने आम टाइम से देर से उठा है। कैंगवू उसे बताता है कि उसे अजीब तरह से थकान महसूस हो रही है और वह सोचती है कि क्या वह बीमार हो रहा है। वह उसे बताता है कि वह ठीक है और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बगल में बैठी एक अजनबी छोटी लड़की उसे ग्रीट करती है, जबकि वह अपना ब्रेकफास्ट खा रही होती है। लेकिन फिर वह देखता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से रियलाइज करता है कि वह छोटी लड़की एचिडना है और वह अपना दिमाग खो देता है। इस बीच सियोला ऐसे एक्ट कर रही है जैसे ये सब नॉर्मल है। एचिडना उसे एक क्यूट स्माइल के साथ देखती है और वह उससे पूछता है कि क्या वह हमेशा अपनी अपीयरेंस बदल सकती है। वह उसे बताती है कि उसे रात में सोते हुए एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। जब तक वह जागी, उसकी अपीयरेंस अचानक बदल चुकी थी। एचिडना अपना खाना एंजॉय करती रहती है और कैंगवू सोचता है कि यह अजनबी फिनोमिनन उसकी थकान से कुछ लेना देना रखता है। उम्मीद है कि वह अभी भी ड्रैगन में वापस बदल सकती है। He then asks her if she can turn back to her original form. एकिडना खड़ी होती है और वापस ट्रांसफॉर्म होना शुरू करती है। उसके दांत दिखने लगते हैं जब उसके शरीर से एक तेज हरी ऑरा निकलती है। कैंगवू उसे देखता है और रियलाइज करता है कि उसने शायद गड़बड़ कर दी है। उसकी पंखें बाहर निकलती हैं और उसकी ताकत से टेबल पलट जाती है और घर हिलने लगता है। एचिडना जोर से दहाड़ने लगती है और वह उससे रुकने की भीख मांगते हैं, इससे पहले कि पूरी जगह तबाह हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन की पावर से घर की खिड़कियां टूट जाती हैं और पूरी जगह तबाही मच जाती है। कुछ देर बाद वह उसे रोक पाते हैं और वह माफी मांगती है। कैंगवू को पता चलता है कि फॉर्म्स बदलना उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियोला छोटी लड़की को तसल्ली देती है और उसे कहती है कि घर के अंदर फिर से ट्रांसफॉर्म न करे। दूसरी तरफ कैंगवू उसे इंसान की तरह जीने की आदत डालने को कहता है। एचिडना घर में छेद ठीक करने के लिए एक बड़ा पत्थर लाने की ऑफर करती है, लेकिन सियोला उसे कहती है कि इसकी चिंता न करे। फिर भी छोटी लड़की अपने एक्शंस पर बहुत दुखी महसूस करती है और उन पर पछताती है। उसके बाद सायोला सजेस्ट करती है कि उन्हें एचिडना के लिए कपड़े लेने चाहिए। वह उसे अपने कुछ पुराने कपड़े दे देती, लेकिन वह अब अच्छे नहीं हैं। वह कैंगवू को बताती है कि पास में एक स्टोर है जहां वह एचिडना को ले जाने का प्लान कर रही है। इस बीच छोटी ड्रैगन को नहीं समझ आता कि वह क्या बात कर रहे हैं।
दोनों लड़कियां कैंगवू से उनके साथ आने को कहती हैं, लेकिन वह कहता है कि उसके लिए मुश्किल होगा। सियोला सोचती है कि क्या वह फिर से हंट करने जा रहा है, लेकिन वह उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। बहुत नर्वस महसूस करते हुए वह उन्हें बताता है कि उसे कहीं जाना है, लेकिन वह उस जगह के बारे में डिटेल्स नहीं बताता। बाद में हम उसकी कार रेड रोज गिल्ड बिल्डिंग पर देखते हैं। वहाँ योंजू उसकी फेमिलियर और एलेनर से आए लोगों के बारे में उसकी कहानियों को कंफर्म करने की कोशिश करती है। कैंगवू हर चीज कंफर्म करता है जो वह उसे वापस रिपीट करती है, और वह पूछती है कि क्या इसलिए वह अपनी फेमिलियर के लिए आईडी चाहता है, लेकिन वह ऐसी बेकार कहानी पर यकीन करती हुई नहीं लगती। वह हैरान है कि वह सब कुछ इतनी जल्दी समझ पाती है, और ये मजाकिया जेस्चर उसे गुस्सा दिला देता है। उसके बाद कैंगवू उससे पूछता है कि क्या उसे गाया सिस्टम के बारे में कुछ पता है, लेकिन वह कहती है कि उसने पहली बार इसके बारे में सुना है। इस बीच कैंगवू ड्रैगन कॉस्ट्यूम में एचिडना की एक क्यूट पिक्चर देख रहा है। योंजू हैरान है कि वह एक ड्रैगन को अपनी फेमिलियर के रूप में समन कर पाता है और सोचती है कि आखिर वह कौन है। कैंगवू उसके सवाल को इग्नोर करता है और अपने नए बच्चे की पिक्चर को एडमायर करता रहता है। फिर वह उसे बताता है कि ऐसे सवाल पूछने में बहुत देर हो चुकी है, और वह सोचती है कि क्या उसने उसे मदद का हाथ देकर गलती कर दी। योंजू फिर उसे कहती है कि एकिडना की पिक्चर भेज दे ताकि वह आईडी बना सके। फिर वह एक और फेवर मांगने लगता है, जिससे योंजू उससे और ज्यादा तंग आ जाती है। उसे रोक दिया जाता है जब कोई दरवाजे पर नॉक करता है और वह आवाज पहचान जाता है। वह दरवाजे की तरफ देखता है और बेक वायन को रूम में आते हुए देखता है। वह योंजू को बताती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उनकी बातचीत में दखल देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन योंजू कहती है कि उसकी कैंगवू के साथ डिस्कशन हो चुकी है। हमारा लड़का नर्वसली उस हॉट लड़की को देखता है जब वह योंजू से पूछती है कि क्या वह वही है जिसे वह स्पॉन्सर कर रही है। वह दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं, जबकि योंजू वायन को बताती है कि उसकी गिल्ड कैंगवू के साथ कोऑपरेट कर रही है। वायन उसका नाम याद करती है और उनकी पिछली मुलाकात में सी रैंक गेट पर उससे मिलने की बात याद करती है। योंजू हैरान हो जाती है यह देखकर कि वह पहले मिल चुके हैं, और सोचती है कि क्या कैंगवू ने किसी गार्ड को पीटा था, लेकिन वायन कहती है कि वह एक पोलाइट और नेक आदमी है। काश यह सच होता। यह सुनकर योंजू को उल्टी आने जैसा महसूस होता है, क्योंकि वह कैंगवू को एक पोलाइट इंसान नहीं मानती। फिर वह टॉपिक बदलती है और कैंगवू से पूछती है कि वह उसे पहले क्या बताना चाहता था। दोनों औरतें हैरान हो जाती हैं जब वह एक ऑफिशियल एस रैंक एंट्रेंस पास मांगता है। उनकी रिएक्शन के बावजूद कैंगवू अपने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन रखता है। वह योंजू को बताता है कि अगर वह अपनी फेमिलियर को लाए तो वह आसानी से हंटिंग पर जा सकता है, लेकिन उसकी अजीब रिक्वेस्ट उसे उससे और ज्यादा तंग कर रही है। अपने चेहरे पर एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन लिए वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि सुवन एस रैंक गेट पर क्या दिखता है। कैंगवू सारे क्रीचर्स के नाम बताता है, जैसे वाइवर्न्स, माउंटेन जायंट्स, जायंट ओगर्स और एक बहुत खतरनाक क्रीचर जिसे एलकेरो के नाम से जाना जाता है। योंजू फिर उसे वार्न करती है कि अगर वह वहाँ हंट करने जाए तो कभी लेक के पास न जाए। कैंगवू उसे अश्योर करता है कि वह केयरफुल रहेगा, लेकिन ह्वायोन उन्हें रोककर पूछती है कि वह क्या बात कर रहे हैं। उसे याद आता है कि कैंगवू कुछ हफ्ते पहले ही सी रैंक गेट्स पर हंट कर रहा था, तो उसका एस रैंक गेट पर जाना उसे अजीब लगता है। योंजू कोई खास जानकारी नहीं देती और बस कहती है कि कैंगवू की एबिलिटीज पर भरोसा किया जा सकता है। जब कैंगवू एक बेवकूफ की तरह अपनी फेम में खोया होता है, वायोन सोचती है कि क्या उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई थी जब वह पहली बार मिले थे, लेकिन वह मानती है कि योंजू के पास एक काफी तारीफ के काबिल प्लेयर है। दूसरी तरफ योंजू को तो यह भी यकीन नहीं कि क्या उलटा है, यह देखते हुए कि वह उसे कितनी तकलीफ देता है। ये सब ठीक होने के बाद कैंगवू जाने का फैसला करता है और गिल्ड मास्टर उसे बताती है कि वह अगले दिन से एस रैंक गेट्स पर हंट कर पाएगा। वह उसे केयरफुल रहने की याद दिलाती है और उसे बताती है कि एस रैंक गेट्स अभी भी बहुत डेंजरस हैं। कैंगवू उसकी वार्निंग्स पर ध्यान देने का वादा करता है। जब वह जाता है, वायोन उसे शक्कर की नजर से देखती है। योंजू फिर अपनी गेस्ट पर ध्यान देती है और उससे पूछती है कि वह क्यों आई है। वायोन के चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन होता है जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसने डिमोनिक ऑर्डर का पता लगा लिया है। वह कहती है कि वह इस वजह से नहीं आई और उसे कुछ उम्मीद है। योंजू सोचती है कि वह क्या हो सकता है। वायोन को याद आता है कि उनका एक मेंबर डिमोनिक ऑर्डर में घुसने में कामयाब हो गया था। वह कहती है कि एजेंट एक कांटेक्ट पॉइंट पर एविडेंस के साथ एक वीडियो क्लिप दे पाएगा। योंजू पूछती है कि एजेंट उसे सीधा क्यों नहीं भेज सकता, और वायोन उसे बताती है कि यह आसान सिचुएशन नहीं है और उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं किया है। वह कहती है कि उन्हें कल मिलना है और कांटेक्ट पॉइंट सुवोन वासियो स्टेशन पर है। जब योंजू ये सुनती है, उसे याद आता है कि यह उस एस रैंक गेट के पास है जहां कैंगवू पहले हंटिंग पर गया था। सीन फिर एकिडना की तरफ बदलता है जो खुशी से कूद रही है और कैंगवू से पूछती है कि उसे उसका आउटफिट कैसा लगा। वह उसे बताता है कि वह उसमें कितनी अच्छी लग रही है और वह उसे बताती है कि उसने ये पास के डिपार्टमेंट स्टोर से लिया है। छोटी लड़की सियोला का भी शुक्रिया करती है, जो उसे बताती है कि वह बहुत खूबसूरत है और जो भी पहनेगी उसमें अच्छी लगेगी। कैंगवू और एकिडना हंटिंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं और सियोला उन्हें केयरफुल रहने को कहती है। जब कैंगवू एचिडना के साथ डिस्कस करता है, सियोला उसके साथ हंटिंग करने के बारे में सोचने लगती है।
वह उसके साथ जुड़ना चाहती है और अपने लेवल के काफी हाई होने का इंतजार नहीं कर सकती। कैंग वू उसे होश में वापस लाता है और पूछता है कि क्या वह भी हंटिंग पर जा रही है। फिर वह उसे बताता है कि वह उसके साथ चलेगा क्योंकि वह जल्दी ही उसके साथ हंटिंग पर जाना चाहता है। यह सुनकर सियोला बेइंतहा खुशी से भर जाती है और उस पल का इंतजार करती है। कैंग वू उस पर मुस्कुराता है जबकि वह शर्मा रही होती है और उसके साथ हंटिंग करने के ख्यालों में खोई होती है। उसके बाद वह और एचिडना सियोला को अलविदा कहते हैं और वह चले जाते हैं। सुवन एस रैंक गेट पर कैंग वू एचिडना को वार्न करता है कि लेक के पास न जाए और ट्रांसफॉर्म न करे ताकि उन पर ध्यान न जाए। रूल सेट होने के बाद वह अपनी ऑमनिशेंट पावर एक्टिवेट करता है ताकि एरिया में मॉन्स्टर्स को स्कैन कर सके। कैंग वू एक जायंट ओगर को ढूंढता है और अपनी हंट धीरे धीरे शुरू करने का फैसला करता है। वह टेम्पटेशन की पावर एक्टिवेट करता है और उसे हवा में फूंक देता है ताकि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद वह एचिडना को तैयार होने का सिग्नल देता है जबकि वह स्टैंड बाई पर होती है। वह बैफोमेट की 1000 की पावर को अनलीश करता है, अपनी साइज और फिजिकल ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कैंग वू फिर बोल्डर से खुद को लॉन्च करता है और जायंट ओगर से लड़ने लगता है। भयंकर लड़ाई शुरू होती है जब उनके मुट्ठी टकराते हैं जिससे एक बड़ा शॉकवेव जमीन को तोड़ देता है और हवा तेजी से कांपने लगती है। मॉन्स्टर की जबरदस्त ताकत कैंग वू के लिए काफी सबूत है ये देखने के लिए कि ये एस रैंक मॉन्स्टर क्यों है। कैंग वू का शरीर बहुत कांप रहा है और बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने के बावजूद जायंट ओगर हिलता भी नहीं। फिर वह मॉन्स्टर की मुट्ठी को एक तरफ हटा देता है जिससे वह जमीन पर टकरा जाती है। वह धूल से बाहर निकलता है, अपनी डार्क स्पीयर के साथ ओगर के हाथ पर चढ़ रहा होता है और अपना हथियार मॉन्स्टर की गर्दन में घुसा देता है। वह जिन्हें जानवर अपने दांत पीसता है और दर्द सहता है। फिर वह जल्दी से कैंग वू को पकड़ता है और उसके शरीर को निचोड़ने लगता है। एचिडना फिर कैंग वू की मदद करती है डार्क स्टॉर्म नाम की एबिलिटी का इस्तेमाल करके। इससे हवा के तेज ब्लेड्स मॉन्स्टर के शरीर को काट देते हैं। इससे मॉन्स्टर कैंग वू को अपनी पकड़ से छोड़ देता है। डीमन लॉर्ड फिर अपनी लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करता है और जायंट ओगर पर उससे वार करता है। जानवर का दिमाग फ्राई हो जाता है और उसका पूरा शरीर भी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। इससे वह क्रीचर हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कैंग वू का लेवल भी एक बढ़ जाता है लड़ाई से एक्सपीरियंस मिलने के बाद। मॉन्स्टर को हराने से मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स की वजह से वह समझता है कि प्लेयर्स यहाँ अक्सर लेवल 65 से ऊपर के प्लेयर्स के साथ हंट क्यों करते हैं। एचिडना फिर उसके पास दौड़ती है, पूछती है कि क्या वह यूजफुल है और वह उसे बताता है कि उसने अच्छा काम किया। वह उसे बताती है कि जब से उसे उसने समन किया है तब से वह और स्ट्रांग हो गई है। एचिडना हारे हुए मॉन्स्टर की स्मेल सूंघने लगती है और उसे उस पर फीस्ट करने का मन करता है। अचानक उन्हें एक तेज चीख सुनाई देती है और ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर वाइवर्न्स का एक झुंड है। कैंग वू जल्दी से एचिडना को पकड़ता है और पीछे हटने के लिए एक मौका ढूंढता है क्योंकि बहुत सारे वाइवर्न्स हैं। यह देखते हुए कि वह सरफेस पर दौड़ते हुए उन्हें छोड़ने पर डिपेंड नहीं कर सकता, वह अपने पंखों के साथ आसमान में उड़ता है और किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है। उसकी स्पीड के बावजूद वाइवर्न्स उसके साथ चल पाते हैं और जल्दी से गैप को कम कर देते हैं। पीछे देखता है और देखता है कि वे कितने पास हैं, लेकिन हवा में ही उनके सब हमलों से बच निकलता है। एचिडना की आंखें चमक उठती हैं जब मॉन्स्टर्स उसकी ड्रेस फाड़ देते हैं और वह धीरे धीरे अपना गुस्सा खो रही है। कैंग वू सोचता है कि उसे क्या हो गया है। उसे और ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि कैंग वू ने उस ड्रेस की तारीफ की थी। वह गुस्से में आ जाती है और बदल जाती है, कुछ वाइवर्न्स को मारते हुए। उसकी डरावनी शक्ल और खौफनाक दहाड़ देखकर वाइवर्न्स बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एचिडना उन्हें जल्दी ही सिखा देती है कि एक छोटी लड़की को गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होता। वह उन्हें एक एक करके कुचल देती है, जबकि कैंग वू बस ये सब देखता रहता है। वह उसके पंजों से थोड़ा सा बच जाता है जब वह उसके पास के एक मॉन्स्टर तक पहुंचती है। वह कुछ देर तक ऐसे ही गुस्से में हमले करती रहती है और कैंग वू सोचता है कि क्या वह वही ड्रैगन है जो रेनल्ड्स और उसकी पार्टी से लगभग मर गई थी। वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावनी है जितना उसने सोचा था और इससे वह परेशान हो जाता है जब वह सोचता है कि क्या वह उससे ज्यादा ताकतवर है। एचिडना एक जोर से दहाड़ मारती है जब वह आखिरी मॉन्स्टर को भी मार देती है। कुछ देर बाद वह कैंग वू की बाहों में जागती है। वह उसे बताता है कि वह अभी भी गेट के अंदर है और पूछता है कि वह कैसी है। एचिडना उसे कस के पकड़ लेती है, कहती है कि उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची। उसने अपने ड्रैगन रूप में बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली थी और जब वह वापस बदली तो बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से कैंग वू वहाँ था उसे गिरने से बचाने के लिए, लेकिन वह अभी भी अपनी ड्रेस को लेकर बहुत दुखी है। पर उसका मास्टर उसे बताता है कि वह हमेशा एक नई खरीद सकते हैं, ऐसे ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। वह फिर से शिकायत करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग वू उसे शैतानी नजर से देखता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह आगे से अचानक ऐसे नहीं बदलेगी। एक सख्त लहजे में वह उसे बताता है कि उसे वह लोग पसंद नहीं जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते और पागलों जैसा बिहेव करते हैं। एचिडना माफी मांगती है और वादा करती है कि वह फिर ऐसा नहीं करेगी। वह उससे मिन्नत करती है कि उसे छोड़ न दे और कैंग वू कहता है कि वह ऐसा नहीं करने वाला। वह बस उसे चेतावनी देता है कि ऐसी बेकार हरकत फिर से न करे।
जब वह उसके कंधे पर रोती है तो वह फैसला करता है कि उन्हें वापस जाकर उसके लिए और कपड़े खरीदने चाहिए। यह जानते हुए कि उसका यह बेकार बिहेव महंगा पड़ सकता है, वह खुद से कहता है कि उसका यह कदम जरूरी है ताकि वह फिर ऐसा न करे। फिर भी यह उसके लिए काफी फायदेमंद है और सिस्टम दिखाता है कि उसका लेवल बहुत बढ़ गया है। ये जानते हुए भी कि वह अपने ड्रैगन रूप में कितनी ताकतवर है, कैंगवू फिर भी हैरान है कि उसने अकेले ही वाइवर्न्स के झुंड को खत्म कर दिया। इस वजह से उसकी डिमोनिक एनर्जी भी काफी कम हो गई। एकिडना आखिर में उसके कंधे पर सो जाती है। कैंगवू अपने ख्यालों में बात करता रहता है, कहता है कि वह उससे अब्सॉर्ब की गई डिमोनिक एनर्जी की वजह से ताकतवर हो पाई। जितनी ज्यादा एनर्जी वह इस्तेमाल करती है उतनी ज्यादा ताकत वह दिखा सकती है, और जितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी उसके पास है उतनी ज्यादा वह उसे दे सकता है। लेकिन वह देखता है कि इससे उसके शरीर पर कितना असर पड़ता है। कैंगवू को अचानक एक जोर से दहाड़ सुनाई देती है और वह पहचान लेता है कि यह एक बड़े ओजर की है। वह देखता है कि शायद 2 मॉन्स्टर्स हैं और एचिडना को एक पेड़ के पास छोड़ देता है ताकि वह महफूज रहे। उसके बिना 2 मॉन्स्टर्स से लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन लड़ाई का जोश उसे बहुत एक्साइटेड कर देता है और वह उनका सामना करने के लिए मुड़ता है। जब तक वह मुड़ता है वह 2 प्लेयर्स को देखता है जो जल्दी से मॉन्स्टर्स से निपट लेते हैं। उनमें से एक लापरवाह बदमाश जैसा लगता है, जबकि दूसरा एक असैसिन बनने की कोशिश करने वाला लगता है। कैंगवू को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और उन्हें देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। वह 2 लड़के उसके पास आते हैं और वह डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। वह उसे बताते हैं कि वह खतरे में हो सकता था, लेकिन कैंगवू का रिएक्शन उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह मॉन्स्टर्स उसके शिकार थे। कैंगवू उन्हें देखकर बेचैन हो जाता है और वह पहचान लेता है कि वह कौन है। हुडी वाला शांत लड़का ऑनररी गिल्ड का गिल्ड मास्टर चा मिन ह्युक है और दूसरा लापरवाह दिखने वाला बदमाश हनूल का गिल्ड मास्टर और कोरिया का नंबर 1 रैंकर बैक कांग ह्यून है। जबकि कांग ह्यून एक फ्रेंडली मुस्कान देता है। कैंगवू सोचता है कि एक साथ 2 गिल्ड मास्टर से मिलने के कितने चांसेस हैं। कैंगवू चुप रहता है और एचिडना की रक्षा करता है जब 2 गिल्ड मास्टर्स इस बारे में बात करते हैं कि वह एक न्यूबी जैसा लगता है जो पहली बार एस रैंक्ड गेट में आया है। कैंग ह्यून उसे बताता है कि वह खुशकिस्मत है कि उससे मिला और उसे एंट्रेंस तक वापस छोड़ने की ऑफर करता है। वह ये भी देखता है कि एचिडना थकी हुई लग रही है, लेकिन कैंगवू उसे बताता है कि वह अपना ख्याल रख सकते हैं। डीमन लॉर्ड उसकी ऑफर को मना करने की कोशिश करता है और मिनह्युक कैंग ह्यून को बिजी बॉडी कहता है क्योंकि वह हर बात में टांग अड़ाता है। मिनह्युक को अचानक कुछ दिखता है जो उसका ध्यान खींचता है। इसी बीच कैंग ह्यून अभी भी कैंगवू को अपनी भलाई एक्सेप्ट करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं, मिनह्युक मॉन्स्टर की लाश से कुछ पकड़ता है जो एक लाल ऑर्ब जैसा लगता है। कैंगवू फिर कैंग ह्यून को बताता है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वह अभी भी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उनके आसपास रहना उसे बहुत नर्वस कर रहा है। दूसरी तरफ मिनह्युक उस चीज को अपने हाथ में कस के पकड़ता है, जबकि उन्हें शक की नजर से देखता है। कुछ देर बाद एकिडना अपनी आंखें खोलती है जब उसे अपना नाम सुनाई देता है। कैंगवू उसे उठाए हुए है और वह उसे बताता है कि वह आखिरकार बाहर आ गए हैं और देर होने से पहले कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं। वह अपना फोन निकालता है जीपीएस इस्तेमाल करने के लिए और सिटी मैप देखते हुए डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता ढूंढता है। जब वह एक सुनसान गली से गुजरता है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचता है कि एस रैंक गेट के इतने पास होने की वजह से यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। एचिडना उसका ध्यान खींचती है और डर उसे पकड़ लेता है जब वह कहती है कि उसे आगे के रास्ते से खून की बू आ रही है। ये सिर्फ कोई खून नहीं बल्कि अंधेरे रास्ते से इंसानी खून की बू आ रही है। सीन फिर इन्फॉर्मेंट की तरफ बदलता है जो एक बिलीवर बनकर डिमोनिक ऑर्डर में घुसने में कामयाब हो गया था। उसकी ऑब्जर्वेशन से डिमोनिक ऑर्डर की बेरहमी लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है। वह इस इन्फॉर्मेशन का एक क्लिप निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह इसे आगे नहीं भेज पाता क्योंकि रेडियो वेव्स उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर भेजने से रोक रही है। हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करने के बाद ऑर्डर ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, जैसे उन्हें उस पर शक हो गया हो। कुछ देर बाद वह पकड़ा गया। हम फिर इन्फॉर्मेंट को मारा पीटा हुआ और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि क्या यह उसके लिए आखिरी रास्ता है, लेकिन अपने हाथ में मेमोरी के साथ वह कसम खाता है कि वह कुछ भी हो जाए मरेगा नहीं। वह बेचारा तेज सांस लेता है और अपने जख्म पर दबाव डालता है, जबकि सोचता है कि उसे मेमोरी कार्ड बेक हवायों तक कैसे पहुंचाना है। दुहक की बात है, उसके पैर जवाब दे देते हैं और वह सख्त जमीन पर अपना घुटना रगड़ता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है और वह हिल नहीं पाता चाहे कितनी भी कोशिश करे। उसके हाथ खून से लथपथ और कांप रहे हैं और वह जमीन को खुरचता है। जानता है कि उसे अपना काम खत्म करने के लिए बस एक और कदम चलना है। वह लड़का दर्द से लड़ता है और उस गेट तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां हवारंग कोर है। अचानक कांगवू और एचिडना कोने से बाहर आते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। जबकि वह लड़का सांस लेने में मुश्किल महसूस करता है, वह उनकी तरफ देखता है और कैंगवू का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। कैंगवू अपनी हथेली पर देखता है जब वह लड़का उसमें एक मेमोरी कार्ड रखता है और धीरे से प्लीज कहता है। कैंगवू कंफ्यूज हो जाता है जब वह मेमोरी देखता है और सोचता है कि यह किस लिए है। इन्फॉर्मेंट फिर जमीन पर गिर जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसे बुलाता रहता है।
लेकिन वह बेचारा इन्फॉर्मेंट पहले ही मर चुका है। जो बचा है वह बस वो अजीब मेमोरी कार्ड और उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन है। कैंग वू उस लड़के की यादों से और ज्यादा पता लगाने का फैसला करता है। अपनी ऑमनिशेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वह देखता है कि इस इन्फॉर्मेशन ने उसकी छठी अवेकनिंग खोल दी है। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद कैंग वू को यकीन है कि वह लड़का गेट से नहीं आया था, लेकिन बाकी कुछ भी समझ नहीं आता। अभी उसके पास एक ही क्लू है, वह है मेमोरी कार्ड। तो वह उसे अपने फोन में डालता है, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। जब कार्ड लोड होता है तो वह अपने फोन पे वीडियो फाइल देखता है। कैंग वू को अचानक कुछ समझ आता है जब वह डर से अपने फोन को देखता है। एचिडना परेशान हो जाती है जब वह देखती है कि उसका शरीर बहुत कांप रहा है। कैंग वू का चेहरा लाल हो जाता है जब वह वीडियो फाइल प्ले करता है और देखता है कि ये बेकार घटिया लोगों को पसंद आने वाली चीज है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। घिन महसूस करने की कोशिश करने के बावजूद उसका चेहरा दिखाता है कि उसे ऐसी चीजें पसंद है, और करीब से देखते हुए वह देखने की कोशिश करता है कि क्या वो कुछ मिस कर रहा है। लेकिन वहाँ बस एक गर्म सेशन है जो उसकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। वह फैसला करता है कि ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि ये उसकी पहली बार है। जब एकिडना पूछती है कि वह क्या देख रहा है, वह जल्दी से स्क्रीन को ढक देता है और कहता है कि ये बहुत जरूरी सबूत है। कैंग वू की घटिया खुशी तभी रुक जाती है जब वह देखता है कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। कुछ मास्क्ड लड़के अचानक वहां दौड़कर आते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक तुरंत उसे एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने के लिए टोकता है और वह ऐसा बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे उसे पता ही न हो कि वह क्या बात कर रहे हैं। एचिडना दूसरी तरफ पूरी तरह कंफ्यूज है और उम्मीद है कि उसकी मासूमियत बची रहेगी। मास्क्ड आदमी अपने हथियार निकालते हैं और उसे बताते हैं कि वीडियो देखने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। कैंग वू सोचता है कि क्या थोड़ी सी घटिया हरकत इतनी बुरी है, लेकिन वह उसकी अनजान होने की बात पर यकीन नहीं करते, यह देखकर कि वह वीडियो क्लिप वापस लेना चाहते हैं। कैंग वू अपना फोन अपनी जेब में डाल लेता है। उस भयानक कत्लेआम के बाद कैंग वू अपने हाथ झाड़ता है और जमीन पर पड़े हुए मरे हुए इन्फॉर्मेंट के पास वापस जाता है। वह अपने फोन पर एक्सप्लिसिट वीडियो को वापस देखता है और सोचता है कि डिमोनिक ऑर्डर इसे पाने के लिए इतना बेचैन क्यों था, जैसे वह एक बेकार घटिया इंसान है। कैंग वू वीडियोस देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है। अचानक उसे योंजू और वायोन की आवाज सुनाई देती है जब वह सीन पर कूदते हैं। जैसे ही उसकी आंखें योंजू पर पड़ती हैं, एक ठंडा पसीना उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरता है और डर उसे पकड़ लेता है। वह जल्दी से अपना फोन अपनी जेब में डाल लेता है और उम्मीद करता है कि वह न देखे कि वह क्या देख रहा था। उन्हें नीचे देखते हुए वायोन हैरान होती है कि कैंग वू वहाँ है और उसका डर और बढ़ जाता है। कैंग वू फिर योंजू से पूछता है कि वह वहाँ क्यों है और वह उसे बताती है कि वह काम से आई है। वायोन जल्दी से नीचे कूदती है और उससे पूछती है कि क्या उसे वीडियो क्लिप वाला मेमोरी कार्ड मिला है। वह फिर उसे अपने फोन से निकालता है और उन्हें दिखाता है। योंजू फिर उसे मांगती है, कहती है कि कार्ड में कुछ बहुत जरूरी है। कैंग वू बकरी की तरह पसीना बहाने लगता है और उसे देने में थोड़ा झिझकता है। वह उसे जल्दी से देने के लिए कहती है क्योंकि उसे तुरंत इस्तेमाल करना है। कैंग वू जाहिर है कि इस बात को गलत समझता है और उसके बारे में गंदे ख्याल उसके दिमाग में भर जाते हैं। योंजू बार बार पूछते पूछते थक जाती है और वह आखिरकार उसे दे देता है। वह सोचती है कि वह इतना नर्वस और अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ कैंग वू सोचता है कि इसमें और भी कुछ है और योंजू ऐसी नहीं है जो घटिया कंटेंट मांगे। जैसे उसका दिमाग इतना खराब नहीं था। वह उससे कहती है कि वह वीडियो उसके साथ देखे क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो उसे जानना जरूरी है। लेकिन यह सुनने के बाद कैंग वू का दिमाग और ज्यादा गंदी सोच में डूब जाता है, जबकि वह पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है। योंजू वायोन से एजेंट की हालत चेक करने को कहती है। जब वह उस लड़के को चेक करती है तो देखती है कि वह पहले ही मर चुका है। वह उसकी आंखें बंद करती है इज्जत देने के लिए। उसके बाद वायोन कैंग वू से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था। वह उसे बताता है कि उसे ठीक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वह अपनी मुलाकात बताने लगता है। वह उसे बताता है कि कार्ड मिलने के बाद डिमोनिक ऑर्डर ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और वह सोचती है कि उसका इसमें शामिल होना बस एक इत्तेफाक है। वायोन फिर सजेस्ट करती है कि उसे उनके साथ वीडियो देखना चाहिए, लेकिन वह अचानक योंजू को अजीब बिहेव करते हुए देखती है। योंजू फिर उन्हें एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाती है और कैंग वू से पूछती है कि यह क्या बला है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और कैंग वू उसे बताता है कि वह मासूम है, जबकि यह भी देखता है कि एचिडना इतनी छोटी उम्र में खराब न हो। लेकिन वायोन इससे जरा भी हिलती नहीं और वह कहती है कि यह एक नकली वीडियो है। वह समझाती है कि उन्हें हेडक्वार्टर्स में एक डिक्रिप्टर इस्तेमाल करना होगा असली वीडियो दिखाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, उनका हेडक्वार्टर्स एडल्ट कंटेंट को नकली वीडियोस के रूप में इस्तेमाल करने की भी सलाह देता है। शायद हवारंग कॉर्प्स ही इस मानवा के असली क्रैकहेड्स हैं। उनकी बात सुनते हुए कैंग वू को समझ आता है कि असली वीडियो का डिमोनिक ऑर्डर से कुछ लेना देना है। उसके बाद योंजू कैंग वू को डांटना शुरू करती है क्योंकि उसने वीडियो देखा लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। एचिडना फिर उसे बचाने के लिए दौड़ती है और योंजू से कहती है कि वह उसके मास्टर के साथ इतनी बुरी न बने। जब वह उस छोटी बच्ची को देखती है और पूछती है कि वह कौन है, कैंग वू उसे बताता है कि एचिडना उसकी फेमिलियर है। एचिडना योंजू से मिलकर ज्यादा खुश नहीं होती और उसे गुस्से वाली शक्ल बनाती है, लेकिन योंजू सोचती है कि एक छोटी बच्ची कैंग वू की फेमिलियर कैसे हो सकती है और उसे लगता है कि उसका स्टाइल एक डिमोनिक डरावने मॉन्स्टर के लिए ज्यादा ठीक है।
वायोन उनकी बात काटती है, कहती है कि उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर्स जाना होगा वीडियो चेक करने के लिए। रात होने तक सीन एक बड़ी बिल्डिंग पे बदलता है जो हवारंग कोर का हेडक्वार्टर्स है। सब यूनिट्स अटेंशन में खड़े हो जाते हैं जब हवायोन अंदर आती है और वह पार्क जुनसुक नाम के एक लड़के से पूछती है कि क्या नाइट ऑप्स के लोग ठीक हैं। जुनसुक जल्दी से कंफर्म करता है कि सब ठीक है। वह उन्हें बताती है कि एजेंट कैंग दोंग हुन मर चुका है और उन्हें मिशन के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उसकी मौत बेकार न जाए। जब वह बताती है कि मरे हुए के परिवार को कैसे मुआवजा दिया जाएगा, कैंगवू उसे देखता है और उसकी लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करता है। उसके बाद वह कैप्टन जुनसुक से कहती है कि वीडियो डिकोड करना शुरू करे और उसे जल्दी रेडी रखे। वह जनरल चांग ह्युन जैसे बात करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह जापान में एक एसएस रैंक्ड गेट की जांच कर रहे हैं। ह्युनजे उसका सुपीरियर है और हवारंग एक कॉर्प्स में सबसे बड़ा अथॉरिटी है। पूरे देश में सिर्फ बैक कांग ह्युन ही उसके सामने खड़ा हो सकता है। कोई और ऑप्शन न होने पर वह इन्वेस्टिगेशन रूम में जाने का फैसला करती है और डिकोडेड वीडियो का इंतजार करती है। जब वीडियो डिकोड हो जाता है तो उसे प्रोजेक्टर पे चलाया जाता है। वीडियो में हम एक डिमोनिक ऑर्डर के फॉलोवर को अपने कार्डिनल से बात करते हुए देखते हैं। फॉलोवर उसे बताता है कि उनके समन्स की तैयारियां 3 हफ्ते में रेडी हो जाएंगी और उन्हें एक बड़े गिल्ड से स्पॉन्सरशिप मिली है। फॉलोवर उम्मीद करता है कि अगर सब ठीक रहा तो ऑर्डर उन्हें कुछ बहुत बड़ा इनाम देगा। कार्डिनल उसे रोकता है और उस लैकी को बताता है कि वह अभी बस पहले कदम पर है और उसे सुस्ती करने के लिए डांटता है। कचरे के टुकड़े की तरह पैरों तले रौंदे जाते हुए फॉलोवर अपने काम के लिए माफी मांगता है। कार्डिनल उसे याद दिलाता है कि उन्हें अभी बहुत आगे जाना है और उसे तब तक चुप रहना चाहिए जब तक समन्स की तैयारियां पूरी न हो जाएं। उसके बाद वह देखता है कि कैमरा उन्हें देख रहा है और क्लिप वहीं रुक जाता है। वायोन, योंजू और कैंगवू इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे क्लिप को आखिर तक देख रहे हैं। कैंगवू देखता है कि कार्डिनल ही लोगों को डिमोनिक ऑर्डर में भर्ती कर रहा है और उसे यकीन है कि उनमें से एक से ज्यादा होंगे। फिर भी वीडियो देखने के बाद वह 3 बातें समझ पाता है। पहली बात, अगर तारों वाला मास्क पहने वाला कार्डिनल है तो उसे यकीन है कि कोई और भी है जिसके पास उससे भी ज्यादा ताकत है और जिसे वह जवाब देता है। दूसरी बात, ऑर्डर धरती पर कुछ समन करने की तैयारी कर रहा है। और आखिरी बात, एक बड़ा गिल्ड उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। वह सजेस्ट करता है कि उन्हें बड़े गिल्ड्स की जांच करनी होगी और वायोन उसकी वजह जानना चाहती है। कैंगवू उसे बताता है कि क्योंकि स्पाई पकड़ा गया है तो वह समन्स के बारे में अपने प्लान्स छुपाने के लिए सब कुछ करेंगे। इससे मेन ऑर्डर से जुड़े सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो बचा है वह बस ये पता लगाना है कि कौन सा गिल्ड उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन रेड रोज गिल्ड इससे पहले ही बाहर है। वायोन उसकी डिडक्शन स्किल्स से बहुत इम्प्रेस होती है और उसकी तारीफ करती है, जिससे उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन योंजू उसे बताती है कि वह आमतौर पर तेज दिमाग वाला है। वह फिर पूछती है कि वह गिल्ड्स की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार को भी ऐसा करने में मुश्किल होती है। बड़े गिल्ड्स को छेड़ने से तकरार होने की ज्यादा संभावना है। कैंगवू फिर उन्हें बताता है कि वह गिल्ड्स को फंसा सकते हैं। वह योंजू को याद दिलाता है कि कैसे डिमोनिक ऑर्डर हाई रैंकिंग प्लेयर्स को टारगेट करता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने अपने गिल्ड के कुछ रुकीज को कैसे खो दिया था। कैंगवू उससे माफी मांगता है कि उसने कोई सेंसिटिव बात उठाई, लेकिन वह उसे अपनी बात जारी रखने को कहती है। वह आगे कहता है कि उसके प्लान का मेन पॉइंट वह रुकीज हैं। वायोन फिर याद करती है कि लोअर रैंक्ड गेट्स में ज्यादा काउ प्लेयर्स और मिसिंग पर्संस के ज्यादा केसेस हुए हैं। कैंगवू फिर कहता है कि वह इस बारे में एक अफवाह फैला सकते हैं। एक अकड़ वाली मुस्कान के साथ वह सजेस्ट करता है कि लो रैंक्ड गेट्स में एक टैलेंटेड प्लेयर के बारे में बात करें जो शायद एस रैंक या उससे ज्यादा का हो। अगर नहीं तो वह सजेस्ट करता है कि वह रेड रोज गिल्ड के बारे में अफवाह फैलाएं कि वह उस प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं। इससे डिमोनिक ऑर्डर तुरंत एक्शन लेगा, क्योंकि वह प्लेयर को खोना नहीं चाहते। वायोन इसे एक अच्छा आइडिया मानती है, लेकिन सोचती है कि क्या ऑर्डर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होगा। कैंगवू उन्हें यकीन दिलाता है कि ऑर्डर इस पर जरूर एक्शन लेगा और योंजू पूछती है कि वह इतना श्योर कैसे है। वह फिर उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डिमोनिक ऑर्डर अपनी ताकत की भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्साइटमेंट से कांपते हुए वह खुद से कहता है कि ऑर्डर ऐसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता, यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही डिमोनिक एनर्जी को अपने शरीर में एक्सेप्ट कर लिया है। हल्के लहजे में वह उन्हें यह भी बताता है कि वह अपने निशान छुपा नहीं सकते। वायोन ऐड करती है कि पेट्रोल्स के बावजूद काउ प्लेयर्स की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। योंजू फैसला करती है कि प्लान अच्छा है और जानना चाहती है कि वह किसे बेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर लो रैंक्ड प्लेयर्स जिनके पास हाई रैंक्ड एबिलिटीज हैं, वह पहले ही बड़े गिल्ड का हिस्सा हैं। वह उन्हें यह भी बताती है कि उसके गिल्ड मेंबर्स ऑप्शन से बाहर हैं। उसका अपने गिल्ड मेंबर्स को भेजने का कोई प्लान नहीं है जब तक कि सीधी लड़ाई न हो। कैंगवू उसे बताता है कि वह उसकी बात समझता है और आगे कहता है कि वह किसी को जानता है जो उनके प्लान के लिए परफेक्ट बेट होगा। वह बेचारा लड़का और कोई नहीं सीहून है, जिसे हम सड़क पर दुखी होकर चलते हुए देखते हैं। वह फिर घर पहुंचता है और एक बूढ़ी औरत के पास घुटने टेकता है जो बीमार लगती है। सीहून की आंखें गुस्से और मायूसी से भरी हैं, जैसे वह अपनी किस्मत को कोस रहा हो। जब सुबह होती है तो वह वापस उस औरत के पास घुटने टेकता है और उसके हाथ पकड़ता है, जबकि बहुत उदास दिखता है। घर के बाहर से एक नजारा,
हम कैंगवू को पास की छत से उस पर नजर रखते हुए देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट इमोशनल होने लगता है ये देखकर कि सीहून अपनी माँ का कैसे ख्याल रख रहा है और उसे लगता है कि इस लड़के को इस कहानी का एमसी बन जाना चाहिए। वह अपना फोन निकालता है और कुछ हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने लगता है। उसका बेट प्लान अच्छा चल रहा है और सीहून का ब्लर्ड चेहरा हाल ही में सब अफवाहों में सबसे ऊपर है। नीचे सड़कों पर भी वह दो लोगों को किम सीहून के बारे में बात करते हुए देखता है और कैसे वह सबसे हॉट ट्रेंडिंग रुकी है। उसका दिमाग फिर उस एक इंसान की तरफ जाता है जिसे वह जानता है जो अफवाहों को जल्दी और अच्छे से फैला सकता है। जबकि अपने सामने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं पार्क ह्यून वू है। जहाँ तक योंजू और ह्वायन की बात है वह बहुत सख्त और सीधी है, जिससे कांगवू सोचता है कि वह यह नहीं कर पाएंगी। वह सीहून के घर की तरफ वापस देखता है और देखता है कि वह लड़का सामने के दरवाजे से निकल रहा है। सीहून जब अपने दिन के लिए तैयार होता है, कैंगवू भी चलने का फैसला करता है और उसके पीछे जाता है। एक सी रैंक गेट पर सीहून टेसो और उसकी पार्टी के बाकी मेंबर से मिलता है। अपने आसपास की भीड़ को इग्नोर करते हुए वह देखता है कि सियोला ठीक नहीं लग रही और पूछता है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है। वह बताती है कि कैंगवू एक हफ्ते से ज्यादा से घर नहीं आया है और इससे वह बहुत परेशान है। उसी वक्त एक अजीब प्लेयर जो हेवी आर्मर में है और उन पर नजर रखे हुए है, उसे एक अजीब लड़का रोकता है जो पार्टी बनाने के लिए बेचैन है। सियोला फिर अपनी पार्टी को बताती है कि वह कैंगवू से कांटेक्ट कर पाई है, लेकिन उसके पास हमेशा घर न आने का कोई बहाना होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी बीवी और बच्चे को घर पर बिना किसी परवाह के छोड़ दिया हो। एक खुशहाल परिवार होने के लिए इतना ही काफी है। उसकी पार्टी के मेंबर्स उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि गेट के अंदर कैंगवू को कुछ नहीं हुआ। वह उसे बताते हैं कि उसके पास घर न आने के अपने रीजंस हैं, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी इस बात पर शांत नहीं है। दुआ की बात है, उसका मूड ठीक नहीं होता। यून भी देखती है जब सियोला ये सोचने लगती है कि कैंगवू उसके बनाए खाने से तंग आ गया है। उसकी मायूसी और बढ़ जाती है जब वह ये सोचने लगती है कि कैंगवू को किसी और लड़की में इंटरेस्ट हो सकता है। यून भी उसे वापस रियलिटी में लाती है और उसे बताती है कि इसका उल्टा रीजन भी हो सकता है। जब सियोला पूछती है कि वह क्या है, वह छोटी बच्ची कहती है कि डीमन लॉर्ड अपनी जवानी में है और उसके लिए अपनी गंदी इच्छाओं को रोकना मुश्किल हो सकता है जब वह घर पर हो। सीहून जल्दी से उस बच्ची को और कुछ बेवकूफी भरी बात कहने से रोकता है और सियोला से कहता है कि उसकी बेकार बातों पर ध्यान न दे। वह फिर सियोला को याद दिलाता है कि कैंगवू एक हाई रैंकिंग प्लेयर है और शायद उसके पास उस वक्त अवेलेबल न होने के अपने रीजंस हैं। लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें बस और ज्यादा ट्रेन करना होगा और ताकतवर बनना होगा ताकि वह कैंगवू के साथ जुड़ सके। यह सुनने के बाद सियोला बहुत शर्मा जाती है, लेकिन वह अभी भी अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। वह आखिरकार अपने चेहरे से उदासी हटा देती है और शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी गेट के अंदर चली जाती है। फिर पहले वाला मिस्टीरियस प्लेयर किसी को इन्फॉर्म करता है कि पार्टी गेट में एंटर कर चुकी है। वह इंसान कैंगवू निकलता है और वह बहुत खुश है कि पार्टी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रही है। फिर से वह सियोला को एक हफ्ते से न देखने की वजह से ज्यादा खुश नहीं है। उसे इतना दुखी देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा है और यह सिर्फ वह नहीं है। एकिडना जो उसके छोटे बच्चे जैसी है, वह भी उसकी गैर मौजूदगी की वजह से अकेलापन महसूस कर रही है। कैंगवू को पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आई और न ही उसने अच्छे से खाया है, इसलिए उसे यह सब जल्दी से जल्दी खत्म करना है। कुछ देर बाद हम टेसू को एक दिमागी ट्रोल के हमले को रोकने की तैयारी करते हुए देखते हैं। वह घटिया जानवर उसकी शील्ड पर हमला करता है, लेकिन वह डैमेज को झेल पाता है। टेसू कहता है कि मॉन्स्टर कितना ताकतवर है जब वह लड़ाई में मुश्किल महसूस करता है। वह फिर अपनी शील्ड उठाकर और जमीन पर पटक कर ट्रोल को बैलेंस से हिला देता है। इससे सीहून को मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने का मौका मिल जाता है। सियोला उसे बूस्ट देती है जब वह अपनी हिडन ड्रैगन सोर्ड टेक्निक इस्तेमाल करता है, जानवर को कुछ भी करने का मौका मिलने से पहले ही उसे तेजी से काटने के लिए। ट्रोल अपने मुंह से खून का एक टुकड़ा खसता है, लेकिन अभी भी हारने से बहुत दूर है। अपनी आंखों में गुस्सा लिए वह सीहून को पकड़ने के लिए मुड़ता है, लेकिन पीछे से एक बिजली का हमला उसके आर पार हो जाता है और उसका दिमाग फ्राई कर देता है। इलेक्ट्रोक्यूट होने के बाद ट्रोल जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार हार जाता है। टेसू हैरान लगता है कि वह मॉन्स्टर को हरा पाए, लेकिन युनबी उसे कहती है कि नजर न लगाए। सीहून कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर मर चुका है और उन्हें उससे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेकिन युनबी उन्हें बताती है कि वह अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकते। वह सब मानते हैं कि सी रैंक मॉन्स्टर्स कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन सीहून उन्हें याद दिलाता है कि वह 1 महीने से भी कम समय में ऐसे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए बहुत आगे आ गए हैं। टेसू उस लड़के को बताता है कि उनकी प्रोग्रेस उसकी और उसकी जबरदस्त तलवारबाजी की वजह से है। सीहून नम्रता से उनका शुक्रिया करता है और युनबी की मैजिक की भी तारीफ करता है। उसके बाद वह हारे हुए मॉन्स्टर्स से मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जब वह ट्रोल्स के खून को बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं, कैंगवू एक चट्टान के ऊपर से उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। डीमन लॉर्ड खुद पर बहुत गर्व महसूस करता है और मानता है कि पार्टी शिकार में कितनी बेहतर हो गई है। हर इंसान अब अपनी खास रोल को जानता है और वह उसे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, कम गलतियों के साथ।
इसके साथ उसे अब उनकी मदद करने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब पार्टी स्टोन्स इकट्ठा कर लेती है, टैसू सिहोन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बारे में बात करना शुरू करता है। सिहोन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ टैसू सिहोन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बारे में बात करना शुरू करता है। अपना प्लान शुरू होने के साथ कैंगवू कहता है कि असली फंसाना जल्दी ही शुरू होगा। वह नर्वस होकर डिमोनिक ऑर्डर के कार्डिनल को याद करता है और सोचता है कि वह एक हफ्ते से अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं। वह सोचता है कि क्या ऑर्डर मूवमेंट्स को लेकर बहुत कॉशियस है। उन्हें देखते हुए उसे याद आता है कि उसने नरक की गहराइयों में कैसा महसूस किया था, यह जानते हुए कि सिहोन जैसा कोई ढूंढना मुश्किल है। कैंगवू अपनी बाइनोकुलर्स नीचे रखता है और ऑर्डर मेंबर्स को ढूंढने का फैसला करता है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वह फिर अपनी ओमनिशेंट पावर एक्टिवेट करता है और उन्हें ढूंढने के लिए एरिया स्कैन करना शुरू करता है। वह 2 चमकती रोशनियां देखता है जो तेजी से कुछ ट्रोल्स की तरफ बढ़ रही हैं और पलक झपकते ही 2 प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को काटकर आगे बढ़ते रहते हैं। जब वह 2 प्लेयर्स को ढूंढता है, वह देखता है कि उनके लेवल्स इतने हाई हैं कि वह ट्रोल्स को जल्दी से मार सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्लेयर्स मैजिक स्टोन्स इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और सीधे सिहोन की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर कैंगवू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है और उसे यकीन है कि डिमोनिक ऑर्डर ने आखिरकार फंदा पकड़ लिया है। बाद में सिहोन की पार्टी एक और ट्रोल को मार देती है। टीम फिर से इकट्ठा होती है और टैसू बताता है कि सिहोन ने युनबी के सपोर्ट के बिना जानवर को मारने में कितना जबरदस्त काम किया। वह छोटी बच्ची को लगता है कि इस रेट से वह जॉबलेस हो जाएगी और उससे कहती है कि आराम से करे। सिहोन उसकी बात पर हंसता है लेकिन अचानक एक अजीब हरकत देखता है। वह सियोला को बुलाता है जो मुड़कर देखती है कि एक और ट्रोल उसके पीछे से आ रहा है जबकि वह फॉर्मेशन में आने की कोशिश करते हैं। ट्रोल उनकी आंखों के सामने ही जल्दी से मार दिया जाता है। टीम हैरान है और सोचती है कि कौन इतना ताकतवर है जो एक ट्रोल को इतनी जल्दी मार सकता है। सिहोन जल्दी से उस इंसान को पहचान लेता है जो उनका मजाक उड़ा रहा है। जब वह ऊपर देखता है, उसके सामने किम यंगहून खड़ा है जो खुशी खुशी मॉन्स्टर के खून में नहा रहा है। टैसू और बाकी सिहोन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वह मियर गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को कैसे जानता है। यंगहून मियर गिल्ड के गिल्ड मास्टर का बेटा है और एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो साउथ कोरिया में सबसे चमकदार सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था। उसकी टैलेंट मुश्किल से ही तारीफ के लायक है, लेकिन वह अपने बाप के पैसे का इस्तेमाल करता है दूसरे प्लेयर्स से बेहतर परफॉर्म करने और टॉप पर पहुंचने के लिए। सिहोन जानना चाहता है कि वह वहां क्यों है और यंगहून उसे बताता है कि जाहिर है शिकार करने के लिए। उसके टीममेट्स थोड़ा परेशान होने लगते हैं जब वह 2 लड़के बहस करना शुरू करते हैं। सिहोन तुरंत अपना गुस्सा खो देता है जब यंगहून उन्हें भाई कहता है। बाप का बेटा उसके गुस्से का मजाक उड़ाता है, कहता है कि सिहोन वह है जिसके नस नस में सस्ता खून दौड़ रहा है। तलवारबाज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यंगहून पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे और उकसाता है, कहता है कि अगर वह कर सकता है तो हमला करके दिखाए। सिहोन थोड़ी देर के लिए खुद को रोक पाता है। फिर यंगहून उन्हें बताता है कि हाल ही में उसके प्यारे भाई के बारे में अफवाहें चल रही हैं। सिहोन डर से कांप जाता है जब वह अपने भाई को अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बात करते हुए सुनता है जो S रैंक की होनी चाहिए। गुस्से से कांपते हुए वह यंगहून से पूछता है कि उसके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। यंगहून उसे घिन भरी नजर से देखता है और कहता है कि उसे उसके जैसा एक ऑफरिंग चाहिए। वह अपने बाकी टीममेट्स को भी अच्छे ऑफरिंग्स के रूप में देखता है। यह सुनने के बाद टैसू सोचता है कि वह एक काउ प्लेयर है और सियोला से कहता है कि जल्दी से उसके पीछे हो जाए। वह ब्रूट तुरंत सियोला को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन यंगहून उन्हें बताता है कि उस लड़की के लिए उसके पास और भी घटिया प्लान्स हैं। सिहोन आखिरकार अपना कंट्रोल खो देता है और सीधे यंगहून पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसकी हमले को बहुत कम कोशिश से आसानी से रोक दिया जाता है। बाकी लोग यह पक्का करने की कोशिश करते हैं कि वह ठीक है और वह पीछे धकेला जाने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सिहोन को समझ नहीं आता कि उसका भाई उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक पाता है और इससे वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। टक्सीडो में बड़ा लड़का लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन यंगहून उसे रुकने को कहता है। वह भी अपने हथियार पर एब्सोल्यूट डिफेंस मोड एक्टिवेट करता है और सिहोन पर हमला करने के लिए आगे कूदता है। बिगड़ा हुआ बच्चा पागल की तरह हंसता है और सिहोन का मजाक उड़ाता है कि वह ओवर कॉन्फिडेंट था जब उसने हमला करने की कोशिश की। वह तेजी से कई वार करता है जिससे सिहोन बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। जीनियस तलवारबाज उन सब हमलों को रोकने की कोशिश करता है जो उस पर किए जा रहे हैं, जबकि उसका भाई उसकी स्किल्स का मजाक उड़ाता रहता है। वह एक हमले को रोक पाता है जिससे यंगहून का बैलेंस बिगड़ जाता है। सिहोन को एक मौका दिखता है और वह अपनी तलवार उठाकर अपने पागल भाई पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन यंगहून फिर भी हमले को रोक पाता है। उस मौके का फायदा उठाकर यंगहून उसे लात मारता है और उसे एक दीवार से टकराकर गिरा देता है। टैसू और बाकी सिहोन को बुलाते हैं, लेकिन किसी वजह से कुछ और करने के लिए बहुत बेवकूफ हैं, जबकि वह मलबे के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सिहोन आखिरकार समझ जाता है कि यंगहून उसके हमलों को कैसे रोक पाता है। यंगहून की तलवार टेक्निक्स उसके द्वारा नहीं की जा रही है, बल्कि तलवार उसे चला रही है। यंगहून का एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम एक खास सिस्टम है जो उसके बाप की कंपनी के रिसोर्सेज से बनाया गया था।
ये एक सेंसर का इस्तेमाल करता है जो ओपोनेंट की मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है और यूजर के शरीर को ऑटोमेटिकली डिफेंड करने के लिए हिलाता है। इसी बीच बैटलफील्ड पर वापस यंगहून सिहून को एक बदतमीज कीड़ा कहता है और उसे जमीन पर रेंगने को कहता है जहां वह बिलोंग करता है। उसके बाद वही अब एक जानलेवा वॉर करने के लिए दौड़ता है, लेकिन ताएसू सही वक्त पर कूदता है और अपनी शील्ड से ब्लेड को रोकता है, जबकि वह मसल हेड अपनी डिफेंसेस को बनाए रखने की कोशिश करता है। यंगहून सोचता है कि यह कौन है, फिर भी ताएसू अपनी पूरी ताकत लगा रहा है यंगहून की ब्लेड को दूर रखने के लिए। वह कसम खाता है कि जब तक वह जिंदा है यंगहून को सिहून के साथ अपनी मर्जी नहीं करने देगा। उसके बाद वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और यंगहून को पीछे धकेलना शुरू करता है। जब वह अपनी शील्ड से पीछे धकेलता रहता है, वह अचानक देखता है कि उसके ओपोनेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ताएसू शील्ड के ऊपर देखता है, यंगहून एक बैरियर से घिरा हुआ है और उसकी बेकार कोशिशों से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यंगहून उसे बेवकूफ कहता है कि उसने इतने बेकार इक्विपमेंट के साथ उसका सामना करने की हिम्मत की। वह फिर अपने डिफेंसिव सूट से डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट करता है और ताएसू को दूर फेंक देता है। जब वह ब्रिक हेड जमीन पर गिरता है, यंगहून उसे बताता है कि उसकी दखलंदाजी से आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिना इम्प्रेस हुए एक्सप्रेशन के साथ वह फिर सिहून को एक हमला चार्ज करते हुए देखता है और सिहून की बॉडी को देखता है, उसे भी एक बूस्ट देते हुए। सिहून अपनी हिडन ड्रैगन टेक्निक फिर से एक्टिवेट करता है और अपने भाई को खत्म करने के लिए जबरदस्त स्पीड से दौड़ता है। उसकी ब्लेड से निकलने वाली ऑरा एक ड्रैगन का रूप ले लेती है जब वह अपना हमला करता है। यंगहून जल्दी से हमले को रोकता है और उनकी ब्लेड्स टकराती हैं। जब सिहून अपनी तलवार नीचे धकेलता है तो वह खुद को अच्छे से डिफेंड करने में मुश्किल महसूस करता है। अचानक सिहून अपनी ब्लेड को बदलता है और उसकी डिफेंसेस को तोड़ देता है। उस छोटे से मौके का फायदा उठाकर वह अपने पागल भाई को पास की दीवार से टकराकर गिरा देता है। जीनियस तलवारबाज उस एक हमले में इतनी ताकत लगाने के बाद सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आराम का पल तभी खत्म हो जाता है जब उसे यंगहून की आवाज सुनाई देती है। यंगहून के डिफेंस सूट की वजह से वह मलबे से बिना किसी खरोंच के बाहर निकलता है। वह बेचारे ताएसू को साइड में लात मारता है, जबकि कहता है कि सिहून कभी भी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं रहा। सिहून डिफेंसिव स्टांस लेता है जब वह फिर से टकराने की तैयारी करते हैं। यंगहून को याद आता है कि उसका भाई हमेशा बेहतर था, चाहे वह उनकी पढ़ाई में हो या दुनिया में, एक्सरसाइजेज में या फिर एक प्लेयर के रूप में भी। वह सिहून के सामने बस एक बेकार लूजर था। वह अपनी ब्लेड एक्टिवेट करता है और उसे अपने भाई की तरफ करता है, कहता है कि अब यह सब कोई मायने नहीं रखता। सिहून मजबूती से खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि उसका बेकार भाई फिर कौन सी चाल चलना चाहता है। दुख की बात है, नतीजा उसकी उम्मीदों से परे है और इससे वह हैरान रह जाता है। यंगहून अपनी ब्लेड से अपना पिछला हमला दोहराता है, कहता है कि वह हमेशा उसे काफी पैसे और ताकत से कुचल सकता है। यंगहून सिहून की तरफ नीचे दौड़ता है, अपने भाई को अपनी स्किल से मारने के लिए तैयार। सिहून टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ब्लेड टूट जाती है और उसे एक दीवार से टकराकर गिरा दिया जाता है। यंगहून पागल की तरह हंसता है, जबकि सिहून से खुद को बेहतर महसूस करता है। सियोला जल्दी से तलवारबाज को हील करने के लिए दौड़ती है, जबकि युनबी उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करती है। अब वह ऐसा बिहेव करना चाहते हैं जैसे वह मदद कर सकते हैं। युनबी अपनी बिजली मैजिक से हमला करती है, लेकिन यंगहून की डिफेंसेस के सामने यह पूरी तरह बेकार है। वह बदमाश हमले को पूरी तरह इग्नोर करता है और सिहून का मजाक उड़ाता रहता है। वह अपने भाई को बताता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वह कभी पार नहीं कर पाएगा। इसी बीच सियोला सिहून को बताने की कोशिश करती है कि वह उसे उससे ज्यादा हील नहीं कर सकती जितना उसने पहले ही किया है। उसे फर्स्ट एड देने के बाद वह उसे कहती है कि जल्दी से उठने की कोशिश करे, जबकि वह युनबी की मदद करने जाती है। लेकिन सिहून ऐसा लगता है जैसे उसने सारी उम्मीद खो दी हो और कहता है कि उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची। यंगहून धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है, जबकि युनबी और सियोला के सब हमलों को इग्नोर करता है। दोनों लड़कियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन यंगहून की डिफेंसेस के सामने यह बेकार है। ताएसू भी अभी तक जमीन पर बेहोश पड़ा है और मदद नहीं कर सकता। यह सब देखकर सिहून खुद को कोसता है कि वह अपने साथियों को बचाने के लिए बहुत कमजोर है। उसका दिमाग मायूसी से घिरा हुआ है। उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उससे बात करती है और पूछती है कि क्या वह ताकत चाहता है। इसी बीच कैंगू एक चट्टान के ऊपर से इस गड़बड़ को देख रहा है। जो कुछ भी हुआ वह देखने के बाद उसे यकीन है कि मीर गिल्ड ही डिमोनिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। वह यह जानकर भी हैरान है कि सिहून एक रखेल का बेटा है और उसका एक बड़ा भाई है। जरूरी लोगों से कांटेक्ट करने के बाद कैंगू उनकी मदद करने जाने का फैसला करता है, लेकिन वह अचानक रुक जाता है जब उसे सिहून को चिल्लाते हुए सुनता है कि वह ताकत चाहता है। एक अचानक ताकत का झोंका उस जीनियस लड़के के अंदर से बहना शुरू होता है जब वह कहता है कि वह अपने दुश्मनों को हराने की ताकत चाहता है। जैसे कैंगू के पास काफी प्लॉट आर्मर नहीं था, ये लड़का पता नहीं कहां से ताकत निकालता है। इस जबरदस्त ताकत के साथ वह अपनी सीक्रेट टेक्निक फिर से एक्टिवेट करता है। सिस्टम फिर कैंगू को दिखाता है कि सिहून ने हेवनली गॉड की ताकत एक्सेप्ट कर ली है। सिहून उसकी ताकत का एक हिस्सा एक्सेप्ट करता है और इस नई ताकत के साथ और भी स्किल्स हासिल करता है।
सिस्टम और मैसेजेस के साथ पॉपअप होता है, कहता है कि कैंगवू ने मेटामॉर्फोसिस के क्लूज में से एक हासिल कर लिया है। इस पॉइंट पर वह सच में चाहता है कि सिहून ही एमसी बन जाए। सिहून अपने भाई को हैरान कर देता है जब वह फिर से टकराते हैं। अपनी सारी नई ताकत अपने हमले में डाल देता है। दोनों भाई आसमान में चले जाते हैं जब लड़ाई जारी रहती है और यंगहून को अभी भी हमलों के साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा है। सिहून आखिरकार यंगहून की एब्सोल्यूट डिफेंस को काटने में कामयाब हो जाता है और एक दिमागहीन मारने वाली हालत में चला जाता है। यंगहून अपने भाई की टेक्निक से पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन सिहून उससे बच जाता है। सिहून, जिसके अंदर अभी लिटरली वह डॉग है, अपनी नई एबिलिटी एक्टिवेट करता है और आसानी से अपने भाई को हैरान कर देता है। यंगहून मुश्किल से ही कदम मिला पाता है और सोचता है कि सिहून इतने कम समय में इतनी ताकत और स्पीड कैसे हासिल कर पाया। ताकत के फर्क के बावजूद ये बेवकूफ अभी भी मानता है कि वह ज्यादा ताकतवर है। एक बार फिर सिहून डिफेंस को तोड़ देता है और उसे काट देता है। कोई उम्मीद न देखकर वह खुद और सिहून के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश करता है। जब तक यंगहून अपनी एब्सोल्यूट डिफेंस एक्टिवेट करता है तब तक कोई उम्मीद नहीं बचती। सिहून की तलवार उस बेवकूफ के आर पार होने वाली है, लेकिन यंगहून का साथी पता नहीं कहां से निकलता है और हमले को रोकता है। वह बड़ा आदमी अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, सिहून को पीछे फेंक देता है। यंगहून उस लड़के पर चिल्लाता है, उसे म्योंगहो कहता है और शिकायत करता है कि वह पहले क्यों नहीं आया उसकी जान बचाने। सिहून को बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और वह अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा है। वह म्योंगहो को देखता है जो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मान ले कि वह अपने भाई से आगे नहीं निकल सकता। म्योंगहो कहता है कि अगर वह उनकी बात मान लेता है तो वह सिर्फ अपनी एक बांह खो देगा। जैसे ही सिहून उस ब्रूट को बकवास बंद करने को कहता है, वह बड़ा लड़का अपनी कुल्हाड़ी के बेस से नीचे पटकता है, जिससे उसे और अंदरूनी चोट लगती है। म्योंगहो जल्दी से सिहून के हाथ पर कदम रखता है, उसे यह मानने पर मजबूर करता है कि उसका बेकार भाई ज्यादा ताकतवर है। सिहून दर्द से लड़ता है, लेकिन उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। जब म्योंगहो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है हमारे प्रोडिजी की बांह काटने के लिए, वह उसे बताता है कि कमजोर लोगों को सिर्फ तकलीफ सहने का हक है। जब सिहून थोड़ी सी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे जन्म देने के लिए कैसे माफी मांगी थी। उस पल वह अपनी माँ को बताता है कि वह सह सकता है और वह हमेशा उसे जन्म देने के लिए शुक्रिया कहना चाहता था। सिहून सारी उम्मीद खो देता है और एक कमजोर की तरह रोने लगता है और सबसे माफी मांगता है इतना कमजोर होने के लिए। यून भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास माना नहीं बची और सेओला तेसू को हील करने में बहुत बिजी है। सिहून फिर अपनी किस्मत एक्सेप्ट करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है जब कुल्हाड़ी उस पर नीचे आती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं जब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़ता है और कैंगवू को देखता है जो म्योंगहो की कुल्हाड़ी को रोक रहा है, चाहे वह ब्रूट कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर रहा हो। जब उसकी आर्म ब्लेड्स उस बड़े लड़के के हथियार को तोड़ती है, वह म्योंगहो को बताता है कि वह कमजोर लोगों के बारे में उसकी थ्योरी से सहमत है। वह उस लड़के को दूर लात मारता है जबकि यंगहून एक लूजर की तरह छुपा हुआ दूर से देख रहा है। कैंगवू खुशी से उस ब्रूट को बताता है कि वह उसे एक कमजोर होने के नाते अपने हक पूरी तरह इस्तेमाल करने में मदद करेगा। सिहून फिर कैंगवू से पूछता है कि वह वहाँ कैसे पहुँचा और डीमन लॉर्ड उसे डिटेल्स बाद में देने का फैसला करता है। कैंगवू युनबी और सेओला से कहता है कि सिहून को ले जाए और उसे एक महफूज जगह पर ट्रीट करे। म्योंगहो फिर से खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या कैंगवू हवारंग कॉर्प्स का हिस्सा है। अगर वह कॉर्प्स का हिस्सा होता तो वह अकेले नहीं आता। वह फिर उस ब्रूट को कहता है कि बस कर और उस पर हमला करे ताकि वह लड़ाई जल्दी खत्म कर सके। म्योंगहो कैंगवू की छोटी बात से गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता जब डीमन लॉर्ड आसानी से उसकी कुल्हाड़ी को कुचल देता है और उसे याद दिलाता है कि कमजोर लोगों को सिर्फ तकलीफ सहने का हक है। म्योंगहो अपने हथियार को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत एक असली डीमन लॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। एक ठंडा डर उसे पकड़ लेता है जब वह कैंगवू को देखता है और सोचता है कि वह किससे लड़ रहा है। यंगहून उसे बुलाता है और उसे अपनी डिमोनिक एनर्जी इस्तेमाल करने को कहता है। म्योंगहो थोड़ी देर के लिए झिझकता है, जिससे यंगहून और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मरने से पहले डिमोनिक एनर्जी इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। जबकि वह बेवकूफ लड़का ऑर्डर्स चिल्लाता रहता है, म्योंगहो फिर अपना हथियार छोड़ देता है और खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। म्योंगहो धीरे धीरे अपने शरीर में डिमोनिक एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है, जबकि वह बदलता है। कैंगवू देखता है कि उसका क्या बनेगा। उस लड़के की स्किन लाल होने लगती है और उसके माथे से सींग निकलते हैं। उसके दांत लंबे और तेज हो जाते हैं और उसकी पीठ से पंख भी निकलते हैं। उस डरावने मॉन्स्टर के सामने जो म्योंगहो बन गया है, कैंगवू शांति से खड़ा है और जरा भी डरा हुआ नहीं है। इसी बीच बाप का बेटा पागल इंसान की तरह हंसता है और म्योंगहो को बताता है कि वह अपनी डिमोनिक लुक से जीत सकता है। अपनी आंखों में डर और पागलपन लिए यंगहून अपने साथी को कैंगवू को मारने का ऑर्डर देता है। म्योंगहो जल्दी से कैंगवू को कुचलने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा लड़का अभी भी पूरी तरह शांत है। कैंगवू अपनी आयरन वॉल पावर को 1000 की पावर के साथ एक्टिवेट करता है और म्योंगहो को एक ऐसा पंच मारता है जो उसके चेहरे से चश्मा गिरा देता है।
वह घटिया डीमन खून खसता है जब उसकी छाती में एक छेद हो जाता है। यंगहून डर से कांप जाता है जब वह अपने साथी को आसानी से मारे जाते हुए देखता है। जबकि म्योंगहो की बॉडी जमीन पर पड़ी है, कैंगवू मुड़ता है अपने अगले टारगेट का सामना करने के लिए। वह कैंगवू के पागल एक्सप्रेशन को देखता है और सोचता है कि क्या वह एक रैंकर है। यही एक तरीका है जिससे वह एक्सप्लेन कर पाता है कि म्योंगहो इतनी आसानी से कैसे हारा। एक भयानक मुश्किल का सामना करते हुए यंगहून भागने का फैसला करता है और अपने बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह एक कम्युनिकेशन ऑर्ब निकालता है जो उसे गेट के अंदर रहते हुए अपने बाप से बात करने देगा। दुख की बात है, वह नहीं कर सकता। कैंगवू उसके कंधे के बिल्कुल पास आ जाता है और उस कमजोर से पूछता है कि वह कहाँ भाग रहा है। डीमन लॉर्ड उस लड़के को तुरंत जमीन पर थप्पड़ मारता है। जब यंगहून वापस उठने की कोशिश करता है, वह कैंगवू से पूछता है कि वह कौन है, लेकिन डीमन लॉर्ड उस बेवकूफ के सर पर कदम रखता है। कैंगवू देखता है कि उसके सब अपोनेंट्स हमेशा उससे एक ही सवाल पूछते हैं और सोचता है कि क्या यह कुछ ऐसा है जो वह डिमोनिक ऑर्डर में सिखाते हैं। वह यंगहून के हाथ में ऑर्ब देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वह लड़का अपने बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यंगहून झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन कैंगवू उस बिगड़े हुए बच्चे को अपने बाप से कांटेक्ट करने को कहता है। इससे उसके लिए चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। हम जेह्यून को अपने ऑफिस में बैठे देखते हैं जब उसका और भी चमकता है। अपने बेटे के दूसरी तरफ होने की उम्मीद करते हुए उसे अचानक कैंगवू की आवाज सुनाई देती है और वह पूछता है कि वह कौन है। कैंगवू जेह्यून को बताता है कि उसका बेटा हॉस्टेज है। फिर जेह्यून को अपने बेकार बेटे की आवाज मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनाई देती है। जेह्यून चुप रहता है जब कैंगवू यंगहून को पीटता रहता है और उस लड़के के पालन पोषण के तरीके का मजाक उड़ाता है। आखिरकार वह जवाब देता है और कैंगवू देखता है कि वह आदमी अपने बेकार बच्चे की थोड़ी परवाह करता है। यंगहून को बुरी तरह पीटा जाता है और कैंगवू की जंजीरों से बांध दिया जाता है। जेह्यून फिर कैंगवू से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। डीमन किंग उसे बताता है कि अगर वह अपने बेटे को बचाना चाहता है तो तुरंत मोगडोंग सीरेंग गेट पर आए। वह जेह्यून पर हंसने लगता है जब गिल्ड मास्टर सोचता है कि उसे अकेले आना होगा। वह पहले ही जानता है कि जेह्यून क्या कर सकता है, तो वह उसे अच्छे से तैयार होकर आने को कहता है, जबकि उसे अपने बेटे की चीखें सुनाता है। जब बूढ़ा आदमी शिकायत करना शुरू करता है, कैंगवू उसे कहता है कि शोर न मचाए और हर हाल में अकेले आए। गुस्से में आकर बूढ़ा आदमी कैंगवू को धमकाता है, कहता है कि वह इससे बच नहीं सकता क्योंकि वह एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो सरकार के साथ काम कर रहा है। लेकिन कैंगवू उसे बताता है कि उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जब पूछा जाता है कि क्या वह अकेला है, डीमन किंग मजाक में कहता है कि वह अभी भी सिंगल है। ये लड़का बस हर मौके पर मुश्किल ढूंढता है। जेह्यून आखिरकार गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि हमारे लड़के को ऐसी हरकत करने की हिम्मत कहाँ से मिली। फिर भी कैंगवू को इस सब की कोई परवाह नहीं है। वह जेह्यून को और ज्यादा उकसाता है, यह कहकर कि उसे पता ही नहीं कि वह किससे डील कर रहा है। वह इस प्रोसेस में यंगहून को टॉर्चर करता रहता है और बूढ़े आदमी को बताता है कि उसे कुछ अकल सिखानी पड़ेगी। कैंगवू यंगहून का सर ऑर्बी में दे मारता है, लड़के को मौत के करीब छोड़कर। वह बेचारा बहुत दर्द में है और चाहता है कि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। उसका बाप फिर कैंगवू को बताता है कि बस हो गया। डीमन किंग उसे 20 मिनट्स देता है आने के लिए, और अगर वह नहीं आता तो जेह्यून सोच भी नहीं पाएगा कि क्या होगा। कैंगवू ध्यान से सुनता है जब बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अगर उसने यह सब रैंसम के लिए किया है तो उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जेह्यून कसम खाता है कि वह उसे हर जरूरी तरीके से ढूंढेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन कैंगवू उसे लक विश करता है और यंगहून की खोपड़ी से ऑर्बी को तोड़ देता है। ये सब ठीक होने के बाद वह अगले काम पर बढ़ने का फैसला करता है। उससे अचानक यंगहून की धीमी आवाज सुनाई देती है, जो मदद मांग रहा है और बचाने की भीख मांग रहा है। वह बेचारा कैंगवू को जितना पैसा चाहिए उतना देने को तैयार है अगर वह उसे बचाता है, लेकिन कैंगवू उसे लात मारता है और कहता है कि अभी उसे पैसा नहीं चाहिए। बचने की बेचैनी में यंगहून पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और कैंगवू उसे बताता है कि उसे पूरी दुनिया के किमची स्ट्यू के लिए शांति और खुशहाली चाहिए। डैडी का लड़का सोचता है कि डीमन किंग मजाक कर रहा है। काश उसे पता होता कि वह खाना कैंगवू के लिए कितना खास था। जब वह कैंगवू को सीरियस होने को कहता है, डीमन किंग उसका चेहरा पकड़ता है और उसे चुप करा देता है। उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं जब वह सुनता है कि कैंगवू उसके पिता से मिलने की तैयारी कर रहा है। उसके दिमाग में उसे लगता है कि उसका बाप उसे किसी भी तरह बचा लेगा, लेकिन कैंगवू यंगहून पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि जेह्यून अपने बेटे से इतना प्यार करता है। इससे पहले कि यंगहून कुछ कह पाता, कैंगवू अपनी शैतानी शक्तियों से उसके दिमाग को तकलीफ देता है। बाद में कैंगवू सियोला और उसकी पार्टी के साथ गेट से निकलता है और उन्हें बताता है कि क्या करना है। उसे कोई आवाज देता हुआ सुनाई देता है। वह मुड़ता है और योंजू और ह्वायोन को देखता है, और योंजू उसे बताती है कि वह सारी सेना ले आई है जो उसने लाने को कहा था, लेकिन उसे लगता है कि सिपाहियों को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सयोला और बाकी सब हैरान हैं कि वह इन दो मशहूर लड़कियों को जानता है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि यह कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। योंजू उस बात पर उसका सर खाने को तैयार हो जाती है, लेकिन वह उस बात को छोड़ देती है। वह आगे बढ़कर पूछती है कि उसके दोस्त कौन हैं, और सियोला अपना परिचय देती है। योंजू उसकी शक्ल देखती है और
तुरंत उसके भरे सीने से जलन महसूस करने लगती है। वह फिर सियोला से पूछती है कि उसका कैंगवू के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन सियोला वही सवाल उस पर पलट देती है। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, कैंगवू उन्हें शांत करता है और कहता है कि वह अपना परिचय बाद में देंगे। वह सियोला को कहता है कि वह अपने 3 पार्टी मेंबर्स को लेकर अभी चली जाए। वायोन फिर कैंगवू से पूछती है कि जो चीज वह जमीन पर घसीट रहा है क्या वह चारा है। वह जंजीरें ऊपर उठाता है और उन्हें यंगहून का अधमरा चेहरा दिखाता है। सेना और बाकी प्लेयर्स यंगहून के साथ हो रहे बर्ताव को देखकर चिंतित होने लगते हैं। वह सब जानते हैं कि जयह्यून इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन कैंगवू ने पहले ही यह सोच रखा था। योंजू जयह्यून का सामना करने का फैसला करती है क्योंकि मीर गिल्ड का रिश्ता शैतानी ऑर्डर से है। वायोन कैंगवू को बताती है कि उनकी कम संख्या के साथ यह एक मुश्किल लड़ाई हो सकती है क्योंकि वह जयह्यून का सीधा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि वह बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन कैंगवू उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। वह उसे बताता है कि उस शख्स के खिलाफ लड़ाई आसान होगी जिसने अपनी समझ खो दी है। यंगहून के सर को लात मारते हुए वह उन्हें बताता है कि एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार अनंत होता है। फिर भी योंजू को यकीन नहीं है कि जयह्यून इतनी आसानी से अपना आपा खो देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि कांगवू ने उस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। लेकिन वह जानता है कि उसने क्या प्लान किया है और वह देखने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या होगा। बहुत सारी काली वैन्स अचानक वहां आकर रुकती हैं और जयह्यून धीरे से बाहर निकलता है। वह कहता है कि उसे पता था कि योंजू और वायोन ही इस सब के पीछे हैं। वह 2 लड़कियां फिर कैंगवू के सामने डिफेंसिव मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं और उस बूढ़े आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जयह्यून उनकी कम संख्या पर हंसता है और सोचता है कि क्या उन्हें सच में लगा था कि उसके बेटे को बंधक बनाने से यह मामला खत्म हो जाएगा। एक खतरनाक ऑरा निकलने लगती है जब वह पूछता है कि पहले और भी पर उससे किसने बात की थी। उसकी आंखें कैंगवू की तरफ जाती हैं जब वह डीमन इशारा करता है और उसकी तरफ चलकर कहता है कि वह सामने से ज्यादा अच्छा लगता है। यह देखकर कि कैंगवू कैसे उसके बेटे को आराम से जमीन पर घसीट रहा है, जयह्यून का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कैंगवू का शुक्रिया करता है कि वह भागा नहीं जब डीमन लॉर्ड अपने बेकार बेटे को उसकी तरफ फेंकता है। गार्ड यंगहून को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और चेक करते हैं कि वह ठीक है या नहीं। वह बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है जब कैंगवू आसानी से अपने बेटे को दे देता है। यहाँ तक कि योंजू और वायोन भी सोचती है कि कैंगवू क्या सोच रहा है बंधक को वापस देकर। यह देखने के बाद जयह्यून को लगता है कि इसमें कुछ और है और वह कैंगवू से पूछता है कि वह क्या साजिश कर रहा है, लेकिन कैंगवू मासूम होने का नाटक करता रहता है और कहता है कि वह यंगहून को सिर्फ इसलिए वापस दे रहा है क्योंकि वह बूढ़ा आदमी शायद चिंतित है। इस वक्त वह बूढ़ा आदमी घबराने लगता है जब वह अपने अधमरे बेटे को पकड़ता है, जब वह अपने बेटे को आवाज देना शुरू करता है। कैंगवू हंसने लगता है और इस तमाशे का मजा लेता है। जयह्यून ये पक्का करने की कोशिश करता है कि यंगहून ठीक है। वह बेचैनी से अपने बेटे को देखता है, उसके कुछ कहने का इंतजार करता है। उसकी आंखों में डर और घबराहट बढ़ती जाती है और यंगहून आखिर में एक हैरान करने वाले सवाल के साथ जवाब देता है। वह बेचारा लड़का अपने बाप को देखता है और पूछता है कि वह कौन है। यह सुनकर जयह्यून का दिल टूट जाता है। यंगहून वही सवाल फिर से पूछता है और उसका बूढ़ा बाप उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसका बाप है, लेकिन जब वह बेचैनी से यंगहून को हिलाता है तो लड़का दर्द से चीख उठता है और अपने बाप से कहता है कि उसे चोट पहुंचाना बंद करे। यंगहून अपने बाप से खुद को दूर धकेलता है और गार्ड्स उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अपने ही खून को उसे इनकार करते देखकर जयह्यून चुप हो जाता है। उसके अंदर अलग अलग एहसास पैदा होने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि इस पर कैसे रिएक्ट करे। इसी बीच कैंगवू इस सब का पूरा मजा ले रहा है जब यंगहून अपने बाप से उसे छोड़ने के लिए चीखता रहता है। जयह्यून का गुस्सा अब और रोका नहीं जा सकता और आखिर में अपने बेटे की हालत देखकर वह फट पड़ता है। योंजू अपनी सेना को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें तुरंत पीछे हटने को कहती है। जयह्यून अपने बेकाबू गुस्से में पूछता है कि कैंगवू ने उसके बेटे के साथ क्या किया है। पलक झपकते ही वह डीमन लॉर्ड की तरफ लपकता है, लेकिन योंजू उस बूढ़े आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वह भी अपनी शक्तियां बढ़ाती है और दोनों गिल्ड मास्टर्स आपस में भिड़ जाते हैं। जयह्यून अपनी 9वीं अवेकनिंग की खास शक्ति दिखाता है, जबकि योंजू उसे रोकने के लिए अपनी खूंखार जंजीर को एक्टिवेट करती है। दोनों अपनी आंखों में गुस्से के साथ चिल्लाते हैं जब उनकी शक्तियां टकराने वाली होती हैं। जयह्यून योंजू को रास्ते से हटने को कहता है और एक धमाका होता है जब उसके मुट्ठी उस पर पड़ते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वह बचने में कामयाब हो जाती है और अपनी जंजीरों को घुमाकर उसे जाल में फंसा देती है। जंजीरें जयह्यून के चारों तरफ लपेट जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। वह छूटने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन जंजीरें उसके चारों तरफ और कसने लगती हैं। लेकिन योंजू को बहुत हैरानी होती है। वह बूढ़ा आदमी फिर भी बंधन से छूटने में कामयाब हो जाता है। वह उनके नीचे की जमीन तोड़ देता है, जिससे योंजू हवा में उछल जाती है। जब वह बचने की कोशिश करती है, वह उसे फिर से अपने रास्ते से हटने को कहता है। इससे पहले कि वह एक और वार करता, वायोन योंजू की मदद करने के लिए बीच में कूद जाती है। वह अपनी तेज हवा की शक्तियों का इस्तेमाल करती है जयह्यून को दबाने के लिए, और हवा के तेज झोंके उसे पीछे धकेल देते हैं। हमले से उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन
जयह्यून अभी हारने से बहुत दूर है। दूसरी तरफ लड़कियां धीरे धीरे थकने लगती हैं, जबकि कांगवू पीछे से लड़ाई का मजा ले रहा है। जयह्यून का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है और वह इन रुकावटों से तंग आ चुका है। वह अपनी मुट्ठी हवा में उठाता है और जमीन पर फिर से वार करता है, जिससे ह्वायन और योंजू अपना संतुलन खो देती हैं। वह धकेल दिए जाते हैं जब रोकलेस के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और वह बूढ़ा आदमी जोर से दहाड़ता है। ह्वायन के रास्ते से हटने के बाद वह योंजू की तरफ लपकता है, लेकिन वह अभी उसके रास्ते से हटने वाली नहीं है। जयह्यून उस पर फिर से चिल्लाता है कि उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन वह बस उस पर लपकती है अपनी जंजीरों का फिर से इस्तेमाल करने के लिए। इस बार वह उन्हें बर्छियों की तरह इस्तेमाल करती है और वह जयह्यून के शरीर में घुस जाती है, जिससे उसे और चोट लगती है। फिर भी वह बूढ़ा आदमी उसकी छोटी मोटी चालों से बेअसर रहता है और वह उसे पल भर में दूर फेंक देता है। योंजू सोचती है कि वह आदमी पागल है और उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी बर्छियों से लापरवाही से गुजरेगा, लेकिन जंजीरें अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई हैं। वह उन्हें उसके शरीर के चारों तरफ लपेट देती है और उन्हें खींचती है ताकि उसे जगह पर रोक सके, क्योंकि जयह्यून अभी भी उसकी तरह एक रैंकर है। योंजू उसे तब तक नुकसान पहुंचाती रहने का प्लान करती है जब तक वह उनसे और निपट नहीं सकता, लेकिन वह इस बात को कम आंकती है कि जयह्यून कांगवू को कितना मारना चाहता है। जब वह उसकी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है तो वह सोचती है कि वह उस पर एक बड़ा वार कैसे कर पाएंगे। ठीक तभी जब ह्वायन लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करती है, जयह्यून योंजू की जंजीरों से छूट जाता है, रेड रोज गिल्ड मास्टर को हैरान छोड़ते हुए। उसके जाल से छूटने के बाद वह अपने शरीर से बर्छियां निकालता है और उन्हें जमीन पर फेंक देता है। अब वह आखिर में कैंगवू के सामने है, लेकिन वह बहुत बुरी तरह जख्मी भी है। कैंगवू की उत्सुक मुस्कुराहट देखकर जयह्यून को पूरी तरह पागलपन के करीब ले जाती है। वह बिना सोचे समझे डीमन किंग की तरफ लपकता है और हमारे लड़के पर एक जोर का मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। दुहक की बात है, उसे दिखता नहीं कि कब एक तलवार उसके शरीर में घुस जाती है। हमला उसे अचानक पकड़ लेता है और वह बहुत सारा खून खांसता है। वह धीरे से मुड़ता है और देखता है कि ह्वायन ही वह शख्स है जिसने उसे छुरा घोंपा था। वह थके हुए चेहरे के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी बीच जयह्यून के गार्ड्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, जबकि वह अभी भी यंगहून को पकड़े हुए हैं। ह्वायन उस बूढ़े आदमी के शरीर से अपनी तलवार निकालती है, लेकिन वह अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लेता है। हार मानने से इनकार करते हुए, कांपते हुए और दर्द से जद्दोजहद करते हुए वह धीरे धीरे कैंगवू की तरफ चलता है। लड़कियां देखती हैं जब वह बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है। जयह्यून आखिर में कांगवू के चेहरे के करीब पहुंच जाता है और वह अपनी मुट्ठी उठाता है उस आदमी को मारने के लिए, लेकिन कांगवू के चेहरे पर एक बुरी मुस्कुराहट होती है जब जयह्यून की मुट्ठी उसे मुश्किल से छूती है। वह बूढ़ा आदमी आखिर में घुटनों पर गिर जाता है जब उसका शरीर साथ छोड़ देता है। कांगवू उसके बाल पकड़ता है और उस बूढ़े आदमी पर हंसकर कहता है कि उसने उसे मारने को कहा था। वह फिर जयह्यून से पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है। बाद में हवारंग कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में योंजू कांगवू को खुद को समझाने को कहती है और पूछती है कि उसने यंगहून के साथ बिल्कुल क्या किया था। वह यह सुनकर हैरान रह जाती है कि कांगवू किसी की यादें बदल सकता है। वह अपने बहुत सारे हुनर के बारे में शेखी बघारने लगता है और सोचता है कि वह सबसे अच्छा है। योंजू उसे गंभीर चेहरे से देखती है और कहती है कि यह बकवास बंद करे। वह जानना चाहती है कि वह बिल्कुल कौन या क्या है, लेकिन कांगवू उसे बताता है कि उसे सब कुछ जानने या समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि वह उसकी मदद कर रही है और वह बदले में वही कर रहा है। योंजू गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचती है, जबकि कांगवू पूछता है कि क्या शैतानी ऑर्डर को साफ करना उसके लिए काफी नहीं है। वह गुस्से में आ जाती है जब वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उनका साथ जारी रखने की पेशकश करता है, एक लंबी सांस छोड़ते हुए। योंजू को लगता है कि उसने कांगवू को मदद की पेशकश करके पहले ही गलती कर दी थी, लेकिन वह उसका हाथ मिलाती है और उससे सहमत होती है, यह जानते हुए कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अपने डर के बावजूद वह कांगवू के साथ काम करते रहने को तैयार हो जाती है। बाद में हम जयह्यून को एक अंधेरे कमरे में देखते हैं जिसे उसके शरीर पर कुछ मोहरों से बांधा गया है। ह्वायन कुछ सवाल पूछने के लिए अंदर आती है और शुरुआत में पूछती है कि उसने शैतानी ऑर्डर के साथ कब काम करना शुरू किया था। योंजू और कांगवू भी कमरे में हैं और कांगवू उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि समन क्या होता है, जबकि सवाल आते रहते हैं। जयह्यून मुस्कुराता है और चुप रहता है। गुस्से में ह्वायन टेबल पर हाथ मारती है और उस बूढ़े आदमी से उसके सवालों का जवाब देने को कहती है। जयह्यून की मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वह उसे बताती है कि वह अब MIR गिल्ड का गिल्ड मास्टर या अपनी कंपनी का CEO नहीं है। अभी वह बस एक मुजरिम है जिसने एक पागल कल्ट की मदद की। वह फिर जवाब देता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह सच में उसके सवालों का जवाब देगा। वह हवारंग कॉर्प्स को सरकार के कुत्ते कहता है और उन्हें इससे कम कुछ नहीं समझता। ह्वायन को उसकी बातें मजेदार नहीं लगती, लेकिन वह उसे धमकाता है कि उसने उनकी गर्दनें अपने हाथ में पकड़ रखी है। जब वह गुस्से में बोलता है, योंजू का बर्छा उसे लगता है और उसे चुप करा देता है। अब जब उसने उस बूढ़े आदमी को बांध लिया है तो वह पूछताछ अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। जयह्यून दर्द के मारे कराहता है,
और योंजू उस पर अपना पैर पटकती है और उस बूढ़े आदमी से जवाब मांगती है। वायोन उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह जयह्यून को तब तक मरने नहीं दे सकते जब तक उन्हें जो चाहिए वह मिल नहीं जाता। जयह्यून बस उन पर हंसता है और उन्हें बताता है कि वह आखिर में हार जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि शैतानी ऑर्डर क्या साजिश कर रहा है। योंजू और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन कैंगवू उन्हें बीच में रोकता है और पीछे हटने को कहता है। वह पूछताछ अपने हाथ में लेने और जयह्यून से थोड़ी बात करने का फैसला करता है। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी कैंगवू को देखता है, उसे लगता है कि वह डीमन किंग का सर काट ले। वह कैंगवू को बताता है कि उसके बीच में आने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कैंगवू को यकीन है कि वह उस बूढ़े आदमी को बोलने पर मजबूर कर सकता है। जयह्यून को यकीन नहीं होता, लेकिन उसका मिजाज बदल जाता है जब कैंगवू उसे बताता है कि वह यंगहून को बदल देगा और उसे नॉर्मल कर देगा। उस बूढ़े आदमी के अपने बेटे के लिए प्यार का फायदा उठाते हुए वह जयह्यून को कहता है कि उसे सारे जवाब दे जो उसे चाहिए। जयह्यून कैंगवू को ऊपर देखता है और देखता है कि वह एक शैतानी इंसान के अलावा कुछ नहीं है। सवालों का जवाब देने के बजाय वह पागल की तरह हंसने लगता है, जैसे उसने आखिर में अपनी होश खो दिए हो। योंजू और वायोन उस बूढ़े आदमी को तरस भरी नजरों से देखने लगती हैं और इतनी घबराई हुई हैं कि कुछ कह भी नहीं पाती। लेकिन जयह्यून कसम खाता है कि कैंगवू नरक की गहराइयों में गिर जाएगा। वह बेचारा आदमी यह भी नहीं जानता कि वह असल में नरक के राजा से बात कर रहा है। कैंगवू उसकी बातों को धमकी भी नहीं समझता। बिना किसी विकल्प के जयह्यून उनके सवालों का जवाब देना शुरू करता है। वह उन्हें बताता है कि वह 8 महीने पहले एक आदमी से मिला था और वह कंफर्म करते हैं कि वह शख्स क्रिम्सन मास्क वाला कल्ट कार्डिनल है, लेकिन उसे उस क्रिम्सन मास्क्ड आदमी की असली पहचान भी नहीं पता। कैंगवू उसे अपनी कहानी जारी रखने और बोलते रहने को कहता है। जयह्यून फिर उन्हें बताता है कि मास्क्ड आदमी ने उसे डेविल बनाने की पेशकश की थी अगर वह ऑर्डर को उनकी रस्म के लिए साधन देता है। योंजू सोचती है कि वह पागल है जो उसने ऐसी पेशकश मान ली, लेकिन जयह्यून उसे बताता है कि वह डेविल्स के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके मुताबिक डेविल्स हमेशा के लिए जी सकते हैं अगर उनकी गर्दनें सही सलामत हों और उनके दिल फटे नहीं। वायोन फिर पूछती है कि उसने क्यों यकीन किया कि उसे अमर जीवन मिलेगा, और वह उन्हें बताता है कि वह ऑर्डर 1000 साल से ज्यादा समय से मौजूद है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कैंगवू भी यह सुनकर हैरान रह जाता है। जयह्यून के मुताबिक वह ऑर्डर उससे भी बहुत ज्यादा समय से मौजूद है और वह पूरी दुनिया में छुपकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में वह बहुत एक्टिव हुए हैं। यह सुनने के बाद कैंगवू को एहसास होता है कि शैतानी ऑर्डर की जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए और इससे उनसे निपटना और मुश्किल हो जाएगा। जयह्यून फिर मानता है कि उसने अमर जीवन पाने के लिए प्लेयर्स को किडनैप किया था। योंजू उसे घिन भरे चेहरे से देखती है और उस बूढ़े आदमी को पागल कहती है इतना शैतानी काम करने के लिए, लेकिन जयह्यून उस पर हंसता है और कहता है कि वह सच में कुछ नहीं जानती। वह समझाता है कि एक डेविल का शरीर दिमाग को बरकरार रखता है, लेकिन वह अभी भी इसे उसके बुरे कामों का सही कारण नहीं मानती। वह उन्हें बताता है कि एक डेविल के शरीर के साथ कोई भी अपनी जवानी बरकरार रख सकता है और हमेशा के लिए जी सकता है, लेकिन योंजू अभी भी यकीन नहीं करती कि ऐसी बेकार बात भी मुमकिन है। वह बूढ़ा आदमी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा है और कहता है कि वह ऐसी चीज पर जुआ नहीं खेलेगा जो पक्की न हो। इससे योंजू और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन जयह्यून का इतना कॉन्फिडेंट होना देखकर कैंगवू समझ जाता है कि शैतानी ऑर्डर अपनी शक्तियां कैसे बढ़ा रहा है। जलते हुए न बुझने वाले इच्छा के साथ जीने का ख्याल उसे नरक के अपने भयानक दिनों की याद दिलाता है और कैसे उसे डीमंस के शरीरों पर जीना पड़ा था। वह अपनी नजर जयह्यून पर रखता है, जो आगे कहता है कि उसने अपने कुछ गिल्ड मेंबर्स को कल्ट की रस्मों के दौरान शैतानी एनर्जी लेने दी थी। वायोन पूछती है कि क्या शैतानी एनर्जी माना जैसी है, और जयह्यून समझाता है कि यह वैसी ही है लेकिन अलग भी है। यह सुनने के बाद कि जयह्यून के पास कोई शैतानी एनर्जी नहीं है, योंजू पूछती है कि उसने इसे क्यों नहीं लिया। वह उसे बताता है कि मास्क्ड आदमी ने कहा था कि उसे पूरा डेविल बनाने के लिए और तैयारियां चाहिए। अगर कोई शैतानी एनर्जी लेता है तो वह उसे एक दिमागहीन मॉन्स्टर बना सकता है। जब योंजू पूछती है कि उसने अपने गिल्ड मेंबर्स को इसे क्यों लेने दिया, तो वह उसे बताता है कि यह इस्तेमाल होने वाले मोहरों के लिए फायदेमंद है। वायोन फिर बीच में बोलती है और पूछती है कि शैतानी ऑर्डर क्या समन करने की कोशिश कर रहा है। बजाय हैरान रह जाते हैं जब वह सुनते हैं कि यह एक डीमन है, और कैंगवू भी यह सुनकर कांपने लगता है। फिर भी जयह्यून को कोई अंदाजा नहीं है कि वह इसे कैसे या कहां करने वाले हैं, लेकिन वह कहता है कि शैतानी ऑर्डर ने उसे बताया था कि वह डायमेंशनल वॉल जो उन्हें डीमन को समन करने से रोकती है, कमजोर होने लगी है। यह सुनकर कैंगवू और ज्यादा बेचैन और घबराया हुआ हो जाता है। इसी बीच योंजू जयह्यून से पूछती है कि डायमेंशनल वॉल क्या है और यह कितनी देर पहले कमजोर होना शुरू हुई थी। वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह 1 महीने पहले कमजोर होना शुरू हुई थी, जिससे कैंगवू और ज्यादा घबराया हुआ हो जाता है और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगता है। उस पल उसे एहसास होता है कि यह सारा हंगामा उसकी वजह से है। शैतानी ऑर्डर के अब ज्यादा एक्टिव होने की वजह यह है कि उसने अर्थ पर वापस आते वक्त गाया सिस्टम को तोड़ दिया था। कैंगवू शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन योंजू नोटिस करती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह सोचता है कि सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा,
लेकिन वह उम्मीदें टूट जाती हैं जब जयह्यून कहता है कि डायमेंशनल वॉल लगातार कमजोर होती जा रही है। इसी तरह नरक में सब लोग एलिनोर के लोगों समेत अर्थ पर आ सकते हैं। कैंगवू का दिमाग घूम रहा है, लेकिन वह बाहर से बहुत शांत दिखता है क्योंकि वह उस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वह अभी शैतानी ऑर्डर पर फोकस करने का फैसला करता है। वह फिर पूछता है कि शैतानी ऑर्डर का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। जयह्यून उन्हें बताता है कि जो जगह उसे पता है वह बेकार है क्योंकि ऑर्डर ने समन के लिए अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली होंगी। योंजू फिर पूछती है कि उन्होंने सिहून को क्यों पकड़ना चाहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह उस तलवारबाज को बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जयह्यून कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी बातें योंजू को समझ नहीं आती क्योंकि अगर उसका गिल्ड बलि दे रहा है तो ये समझ नहीं आता कि उसे नहीं पता कि कल्ट के पास काफी है या नहीं। वह फिर उसे बताता है कि उसका गिल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये सुनकर कैंगवू को एहसास होता है कि हालात उनकी सोच से भी ज्यादा खराब हैं। उसकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं जब वह उन्हें बताता है कि सिर्फ मियर गिल्ड ही नहीं है जो शैतानी ऑर्डर के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच जो शैतानी ऑर्डर का हेडक्वार्टर्स लगता है, वहाँ क्रिम्सन मास्क्ड आदमी अपने चेलों को जयह्यून के पकड़े जाने के बारे में बताता है। वह निराश है कि जयह्यून आसानी से हार गया, लेकिन उसका एक चेला उसे बताता है कि उनके प्लान्स में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि उनके पास अभी भी दूसरे गिल्ड से बलियां हैं। लेकिन मास्क्ड लीडर अभी भी उलझन में है कि जयह्यून सीधे तौर पर क्यों शामिल हुआ। ऑर्बी को देखते हुए वह कैंगवू को देखता है और तुरंत उसे पहचान जाता है। वह अपने चेलों से कुछ और चीजें कंफर्म करने का फैसला करता है और ऑर्डर से मिली एडिशनल सपोर्ट के बारे में पूछता है। चेले कंफर्म करते हैं कि वह आ चुकी है और ऑर्डर को पूरा होने देती है। वह कार्डिनल को यह भी बताते हैं कि उन्हें एक क्रिस्टल मिला है जिसमें दबाई हुई शैतानी एनर्जी है। ये मास्क्ड आदमी की शक्तियों को बढ़ाने और उनके प्लान को पूरा करने के लिए काफी होगा। आखिर में वह उसे ये भी बताते हैं कि ऑर्डर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कार्डिनल सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्डर चाहता है कि वह अपना काम खुद संभाले। वह फिर अपने चेलों को बताता है कि प्लान स्केड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेगा और उन्हें एल क्वेरो से शुरुआत करनी चाहिए। बाद में वारंग कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स के बाहर योंजू परेशान है क्योंकि वह फिर से शुरुआत पर आ गए हैं और ह्वायन उसे खरुश करने की कोशिश करती है। ह्वायन फिर कैंगवू को बताती है कि सरकार उसे एडिशनल इनाम देने वाली है। ये उसके मीर गिल्ड के रिश्तों को खोजने और जयह्यून को आसानी से पकड़ने के लिए उसकी कोशिशों का शुक्रिया करने का एक तरीका है। कैंगवू उम्मीद करता है कि उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो बेकार न हो, जैसे प्लैक्स और ट्रॉफीज। फिर ह्वायन उसे बताती है कि वह इनामों के बारे में उसे बाद में कांटेक्ट करेगी। जिस तरह से वह इनाम को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, कैंगवू को उम्मीद है कि यह कुछ ऐसा होगा जो उसे सच में पसंद आएगा। बहुत देर बाद कैंगवू आखिर में सियोला और एचिडना के पास घर वापस आता है। वह उसे देखते ही उसका नाम चिल्लाते हैं और एचिडना की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह इतने समय बाद आखिर में अपने मास्टर को देखती है। वह छोटी लड़की रोने लगती है और अपने मास्टर से पूछती है कि वह इतने समय से कहाँ था। वह दूर रहने के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे कुछ काम थे। एचिडना को लगता है कि कैंगवू इसलिए चला गया क्योंकि उसने कुछ गलत किया था और वह नहीं चाहती कि वह उसे छोड़कर जाए। वह बेहतर करने का वादा करती है और अपने मास्टर से उसे न छोड़ने की भीख मांगती है। कैंगवू उस प्यारी छोटी लड़की को तसल्ली देता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह उसे चिंता न करने को कहता है और वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। उसे उस बेचारी लड़की को छोड़ने और पूरे 1 हफ्ते तक उसकी देखभाल न करने का बुरा लगता है। उसे उठाए हुए वह सियोला को बताता है कि सब कुछ संभाल लिया गया है और पहले उसे बेहतर एक्सप्लेनेशन न देने के लिए माफी मांगता है। सियोला उसे कहती है कि ठीक है, क्योंकि वह जानती है कि वह उनका कितना ख्याल रखता है और उसे यकीन है कि जब सही समय आएगा तो वह उन्हें सब कुछ बता देगा। कैंगवू उसे हमदर्दी से देखता है। फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं जब सियोला उसे हमेशा की तरह उसका पसंदीदा खाना पेश करती है। बिना किसी शक के वह उसे खाने को तैयार हो जाता है और वह स्टोव पर किमची स्ट्यू का एक बर्तन गर्म करती है। अगली सुबह कैंगवू, सिहून और उसकी पार्टी के बाकी मेंबर सिहून को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ कैंगवू समझाता है कि वह शैतानी ऑर्डर के इंतजार में तलवारबाज को देख रहा था जब उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी थीं। जब सिहून पूछता है कि अफवाहें कहाँ से आई थीं, कैंगवू उसे बताता है कि यह तो होनी ही थी क्योंकि उनकी पार्टी में टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। अंदर ही अंदर वह जानता है कि अफवाहें और यह सारा झमेला उसकी अपनी वजह से है, लेकिन वह सच बताने वाला नहीं है। लेकिन सियोला चाहती है कि उसने उन्हें हालात के बारे में पहले ही बता दिया होता। वह उसे बताती है कि वह जानती है कि वह उनकी भलाई के लिए राज छुपा रहा है, लेकिन जितना वह ऐसा करता है उतना ही वह उससे दूर महसूस करती है। वह तुरंत उसे इतना चिंतित करने के लिए माफी मांगता है। वह अपनी हद से आगे बढ़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कैंगवू उसे बताता है कि उसे नाराज होने का पूरा हक है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह एक छोटी लड़की की तरह शर्माने लगती है जब कैंगवू उसे फैमिली कहता है, जबकि वह बेहतर करने का वादा करता है। वह घबराहट में कांपने लगती है उस बात पर जो उसने अभी उसे कहा था। उसके बाद वह हिम्मत जुटाकर उससे अनौपचारिक रूप से बात करने को कहती है, क्योंकि कैंगवू उसे फैमिली समझता है और पहले ही योंजू से अनौपचारिक रूप से बात करता है। सियोला को लगता है कि उसके साथ भी वैसा ही करना सही है।
इसी बीच ताइसू और बाकी सब उन लव बर्ड्स का छोटा सा लव शो एंजॉय कर रहे हैं। उस गर्म पल में उनकी उंगलियां करीब आती हैं और एक दूसरे को छूती हैं। कैंगवू फिर सियोला को कहता है कि वह भी उससे आम तौर पर बात करे। वह और ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन एकिडना उन्हें बीच में रोक देती है और उस लव मोमेंट को खराब कर देती है। वह छोटी शरारती लड़की फिर अपने मास्टर से उसके लिए एक संतरा छीलने को कहती है। अच्छी छोटी बच्ची होने के लिए इतना ही काफी था। जब कैंगवू उसकी देखभाल कर रहा होता है, सीहून उसका ध्यान किसी चीज की तरफ खींचता है। तलवारबाज अच्छे मूड को तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ परेशानी है। वह फिर कैंगवू से पूछता है कि यंगहून और उनके बाप के साथ क्या हुआ। बिना किसी पछतावे के डीमन किंग उसे बताता है कि उसका भाई और बाप हमेशा के लिए जेल में सड़ेंगे। उनके रिहा होने की कोई उम्मीद नहीं है और वह पैसा देकर भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। मिरर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी मुश्किल वक्त से गुजर रही है क्योंकि उसके फाउंडर से जुड़ा मामला है। सीहून का चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है जब कैंगवू उसे उसकी कर्ज की हालत याद दिलाता है, लेकिन डीमन किंग उसे बताता है कि उसे उसके लिए कानूनी मुआवजा मिलेगा और उसकी बीमार माँ को भी एक एडवांस्ड फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीहून कंगवू का शुक्रिया करता है जब उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि टेसू और युनबी भी उसकी प्रतिक्रिया देखकर भावुक होने लगते हैं। उस भावुक पल में सीहून कंगवू को अपना रक्षक कहता है और कहता है कि वह उससे मिलकर बहुत खुशकिस्मत है। काश उसे पता होता कि डीमन किंग ने उसके साथ क्या किया था। सीहून कंगवू को अपना भाई भी कहना शुरू करता है और उसकी सेवा करने को कहता है, लेकिन इससे कैंगवू को अपने बुरे कामों पर बहुत गिल्टी महसूस होता है। फिर भी कैंगवू हालात को स्वीकार करने का फैसला करता है और तलवारबाज से आम तौर पर बात करना शुरू करता है। वह और सियोला उत्सुक हो जाते हैं जब सीहून कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात कहनी है। युनबी और टेसू भी उत्सुक हो जाते हैं जब वह कहता है कि उसने सबसे कुछ छुपा रखा था। सीहून फिर उन्हें अपनी एसएसएस रैंक की एबिलिटी दिखाता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेवल कम है। फिर भी यह एबिलिटी उसे मार्शल आर्ट्स के देवता चेन ताई हुआंग की शक्तियों का इस्तेमाल करने देती है। वह सब हैरान रह जाते हैं यह सुनकर कि उसे अपनी पहली अवेकनिंग से ऐसी जबरदस्त एबिलिटी मिली, जबकि सब उससे उसकी एबिलिटी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। कैंगवू हैरान नहीं है क्योंकि उसे इस बारे में पहले ही पता है, लेकिन उसका चेहरा बदल जाता है जब सीहून कहता है कि उसे गाया सिस्टम की खराबी की वजह से एक प्रोटेक्टर के रूप में चुना गया था। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि सीहून गाया सिस्टम के बारे में जानता है, जबकि योंजू को भी इसके बारे में नहीं पता। कैंगवू फिर उससे उस तारीख के बारे में पूछता है जब वह एक प्लेयर के रूप में जागा था। जब सीहून उन्हें बताता है, सियोला को याद आता है कि वह वही दिन था जब वह कैंगवू से पहली बार मिली थी। इसका मतलब है कि सीहून कैंगवू ने गाया सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी वजह से एक प्लेयर के रूप में जागा था। कैंगवू फिर सोचता है कि वह प्रोडिजी सिस्टम को ठीक करने की चाबी है। दूसरी तरफ युनबी उसे दुनिया का हीरो कहकर अजीब महसूस कराती है, लेकिन कैंगवू अब देखता है कि सीहून ही मेन कैरेक्टर हो सकता है और उससे ज्यादा जरूरी रोल है। इससे उसे और ज्यादा खुशी होती है कि वह सीहून को अपना सबॉर्डिनेट बना पाया। जब कैंगवू जाने के लिए खड़ा होता है तो वह तलवारबाज को कहता है कि वह तब तक अच्छे से आराम करे जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। सीहून तुरंत उसकी शर्ट पकड़ता है और उसे रोक लेता है। वह कैंगवू को ऐसे देखने लगता है जैसे उसे प्यार हो गया हो, और अचानक यह अब एक नॉर्मल एक्शन मनहुआ जैसा नहीं लगता। कुछ अचानक कैंगवू के दिमाग में क्लिक करता है और उसे एहसास होता है कि सीहून का यह बर्ताव इसलिए हो सकता है क्योंकि सबॉर्डिनेट्स अपने मास्टर्स के प्रति ऐसे ही बिहेव करते हैं। उसी समय एकिडना अपने मास्टर से पूछती है कि क्या वह उसके साथ आ सकती है, लेकिन हमारा लड़का चिंतित है कि उसने शायद गलत तरह का लवर पा लिया है। वह तुरंत खिड़की से कूद जाता है ताकि उस आदमी से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाए। बाद में हम दो बड़े ओगर्स को एकिडना की तरफ लपकते हुए देखते हैं। वह छोटी ड्रैगन अपनी डार्क स्टॉर्म शक्तियों का इस्तेमाल करती है, तुरंत उन्हें काटने और पीछे धकेलने के लिए, जबकि वह जानवर अभी भी दर्द से निपट रहे हैं। कैंगवू एक बड़े कुल्हाड़ी के साथ बाहर कूदता है काम खत्म करने के लिए। वह उसे मजबूती से पकड़ता है और हथियार में फ्रॉस्ट की शक्ति भर देता है। वह उस पल लेवायथन नाम की एक नई स्किल अनलॉक करता है और जल्दी से अपने हथियार से मॉन्स्टर को काट देता है। बड़े मॉन्स्टर्स गरजने लगते हैं, लेकिन तुरंत बर्फ बनकर टूट जाते हैं। ये होने के बाद कैंगवू को अपने स्टेटस में एक नया लेवल मिलता है। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए वह कहता है कि यह लड़ाई उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन वह अपनी छाती अवेकनिंग खोलता है और उसे एक नई खास ताकत मिलती है। एक नए चमकदार खिलौने वाले बच्चे की तरह वह जल्दी से देखने जाता है कि वह स्किल क्या है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि जब वह एक्सट्रीम डिमोनिक डिले तक पहुंचेगा तब खास ताकतों की जानकारी सामने आएगी। कैंगवू का मूड तुरंत खराब हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि एक्सट्रीम डिमोनिक डिले की शर्तें क्या हैं। एचिडना यह पक्का करने की कोशिश करती है कि वह ठीक है और वह उसे कहता है कि इसकी चिंता न करे। वह अपनी जेब से एक कम्युनिकेशन ऑर्ब निकालता है और COLA को दूसरी तरफ से उसे बुलाते हुए सुनता है। वह उसे बताती है कि उनकी शिफ्टिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, इसलिए उसे जल्दी घर आना होगा। उसकी माँ थोड़ी और सफाई करने के लिए रुक रही है, इसलिए सायोला पहले टैक्सी लेगी। उसके बाद कैंगवू जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ जाता है।
वह अपने नए अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जो बड़ा और बहुत बेहतर है। ये जगह कितनी अच्छी है यह देखकर सियोला पूछती है कि क्या सच में वह यहाँ रह सकते हैं। कैंगवू उसे याद दिलाता है कि वह फैमिली है और वह अकेला नहीं रहना चाहता। इस तरह हमारे लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ के साथ रहने का फैसला किया। वह जल्दी से बात बिगाड़ देता है यह कहकर कि रेड रोज गिल्ड ने उसे यह जगह खरीदने में मदद की। सियोला समझ जाती है कि इसमें योंजू शामिल है और बेपरवाह दिखने की कोशिश करने के बावजूद वह अंदर से दुखी है। वह देखती है कि योंजू कंगू के लिए ऐशो आराम की चीजें खरीद सकती है और उसके पास इसका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। उनके लेवल का फर्क साफ दिख रहा है, लेकिन कैंगू इतना नादान है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्यों दुखी है। एचिडना कैंगू के पास दौड़कर आती है और उससे पूछती है कि अगले दिन का क्या प्लान है, लेकिन वह उसे बताता है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। एचिडना फिर घबराकर उससे एक मदद मांगती है और वह अगले दिन उसके साथ खेलने जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही सियोला यह सुनती है, वह समझ जाती है कि वह सिर्फ योंजू से ही नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची से भी मुकाबला कर रही है। वह तुरंत उसके साथ जाने का फैसला करती है ताकि अपने आदमी को पक्का कर सके। अगली सुबह वह एक बड़े मॉल की तरफ निकलते हैं जहां एचिडना कई क्यूट कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती है, जबकि सियोला उस छोटी लड़की की तस्वीर लेती है। कैंगवू अपने परिवार के साथ रहकर खुश है। वह खुश है कि उसकी जिंदगी का प्यार और उसकी छोटी बच्ची करीब है और उनके बीच कोई मसला नहीं है। एचिडना कपड़े ट्राई करती रहती है, जबकि सियोला उसे हर तरह की मीठी चीजें खिलाती है। दोनों माँ और बेटी की तरह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे कैंगवू खुश होता है कि एचिडना के पास उसके अलावा कोई और भी है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। जाहिर है उसे जल्दी ही एहसास होता है कि औरतों के साथ शॉपिंग करना कितना थका देने वाला काम है। दोनों लड़कियां बस उस पर और ज्यादा शॉपिंग बैग्स डालती रहती हैं। उसका चेहरा और खुश हो जाता है जब वह एक फूड कोर्ट में पहुंचते हैं जहां वह जो चाहे खा सकता है, जबकि कैंगवू अलग अलग खानों के ख्याल से लार टपकाने लगता है। सियोला उसे बताती है कि यह कोई खास जगह नहीं है। वह सोचती है कि क्या वह पहले कभी फूड कोर्ट नहीं गया है। अलग अलग तरह के खाने बनते देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वह जन्नत में है या उसके केस में नरक में। नरक में इतने गंदे खाने सहकर वह अब आखिरकार कई तरह के स्वादिष्ट खानों का मजा ले सकता है। वह हर एक खाना ऑर्डर करने का फैसला करता है जो उसे दिखता है, लेकिन सियोला उसे शांत रहने को कहती है। कुछ देर बाद उनकी टेबल पर एक बहुत बड़ा दावत लगा होता है और वह खाना शुरू कर देते हैं। कैंगवू किमची स्ट्यू से शुरुआत करता है और वह मानता है कि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है जितना सियोला बनाती है। फिर वह पिज्जा का एक टुकड़ा उठाता है और उसे स्ट्यू में डुबोता है, जिससे सियोला सोचती है कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह बहुत सारे खाने को मिलाने का फैसला करता है। सियोला एचिडना की आंखें बंद करती है और उसे उन जुल्मों से बचाती है जो कैंगवू इस वक्त कर रहा है, जबकि डीमन किंग अपनी दावत का मजा लेता है। सियोला उस छोटी लड़की को कहती है कि वह अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीजें न मिलाए। अपना खाना एंजॉय करने के बाद कैंगवू देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ठंडा पसीना उसके चेहरे से टपकने लगता है जब वह उस आदमी का चेहरा पहचानता है, और वह कोई और नहीं कैंग यून है। हानुल गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता है कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी वक्त हो गया है। कैंगवू जानना चाहता है कि कंग्यून वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वह आदमी उसे कहता है कि रस्मी बातें बंद करे। कैंगटोन उसे बताता है कि उसके पास अच्छी खबर है, इसलिए वह आम तौर पर बात कर सकते हैं। वह यह बात उठाता है कि कैंगवू रेड रोज गिल्ड में है और डीमन किंग इस बात की तस्दीक करता है कि वह बस उनके साथ काम कर रहा है। जब वह ये सुनता है, कैंग ह्यून उसका कंधा पकड़ता है और कैंगवू को अपनी गिल्ड में शामिल होने को कहता है। वह उसे 5 बिलियन वन, एक कार और एक घर के साथ और भी बहुत कुछ ऑफर करता है। सियोला हैरान है कि कोई इतनी सारी चीजें बिना सोचे कैसे ऑफर कर सकता है। कैंग ह्यून उसे यह भी बताता है कि वह उसे हुनवुल गिल्ड में एक बड़ा ओहदा देगा, लेकिन हमारा लड़का उस आदमी को कहता है कि उसका ऑफर बहुत कम है। कैंग ह्यून को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वह लगभग गुस्से में आ जाता है। वह क्युंग वू को उसकी बातों के लिए एक मजाकिया इंसान कहता है, लेकिन डीमन किंग मजाक नहीं कर रहा है। उसके बाद कैंग वू कैंग ह्यून को बताता है कि इस वक्त उसका किसी के अंडर काम करने का कोई प्लान नहीं है। कैंग ह्यून फिर अपने ऑफर में कुछ और जोड़ने का फैसला करता है और कैंग वू ध्यान से सुनता है। गो लकी गिल्ड मास्टर कैंग वू को एक लेजेंडरी इक्विपमेंट मुफ्त में देने का ऑफर करता है अगर वह मान जाता है। लेजेंडरी इक्विपमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है और उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। वह अक्सर एस रैंक गेट्स और उससे बड़े मॉन्स्टर्स के हिस्सों से बनाए जाते हैं, और जब इक्विपमेंट पहना जाता है तो वह मालिक के साथ एक रिश्ता बना लेता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी हो सकता है कि इक्विपमेंट मालिक को मना कर दे अगर कुछ शर्तें पूरी न हो। इतने अच्छे ऑफर के साथ कैंगवू मानता है कि उसे इसमें दिलचस्पी है, फिर भी वह कंग्यून का ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद कैंगयून मान जाता है और पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन वह अपना कॉन्टैक्ट कार्ड छोड़ जाता है अगर कैंगवू अपना इरादा बदल ले। उसके बाद वह आगे कहता है। वह कैंगवू के किमची स्ट्यू में कुछ और मिलाता है और कहता है कि इससे स्वाद बेहतर होगा। एचिडना ये देखती है, लेकिन सिला एक बार फिर उसकी आंखों को उस डरावने नजारे से बचाने की कोशिश करती है। कांग्यून फिर वहाँ से चला जाता है और उन्हें अलविदा कहता है।
कैंगवू उस मिक्सचर का एक चम्मच लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अब उस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। बाद में वह योंजू से मिलता है, जो उससे पूछती है कि उसने इतना अच्छा ऑफर क्यों ठुकरा दिया। वह उसे बताता है कि वह इस वक्त किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता और वह उसे अजीब इंसान कहती है। दूसरी तरफ कैंगवू को यकीन है कि अगर वह हानुल गिल्ड में शामिल नहीं भी होता, तब भी वह दूसरे प्लेयर्स को बचाने से मिलने वाले इनामों से लेजेंडरी इक्विपमेंट हासिल कर पाएगा। जब वह एक एलिवेटर के पास पहुंचते हैं, यंजू उसे बताती है कि उसकी कांग ह्यून से मुलाकात हुई है क्योंकि वह दोनों गिल्ड मास्टर्स हैं। वह उसे बताती है कि वह आदमी कुछ अलग है और वह पूछता है कि क्या उसके बारे में कोई अफवाहें हैं। योंजू फिर उस एक बार की बात करती है जब कांग ह्यून बहुत गुस्से में था। वर्ल्ड रैंकर के जांच के दौरान कैंग हून एक जापानीज रैंकर से हार गया और उसे निकाल दिया गया। उस रैंकर का नाम फुजीमोटो रियोमा था और उसके पास सुसानो जाई नाम का एक खास हथियार था। इस वजह से मीडिया कांग ह्यून के लिए अच्छा नहीं था। योंजू कांगवू को बताती है कि कांग ह्यून के बारे में उसे बस इतना ही पता है। इधर वह उम्मीद करता है कि उसे उस आदमी का ऑफर ठुकराने का अफसोस नहीं होगा। वह उसे यकीन दिलाती है कि कांग ह्यून ऐसा इंसान है जो बस हंसकर टाल देता है। उसके बाद वह हुयन से मिलते हैं। वारोंग कॉर्प्स कमांडर कैंगवू को कमरे में आने को कहती है क्योंकि वह उसका इंतजार कर रहे थे। वह एक लैब में चलते हैं और वह उन्हें बताती है कि उन्हें मियर गिल्ड की जांच करते हुए एक खास चीज मिली है। योंजू कहती है कि हुयन को काफी तकलीफ हुई होगी और कमांडर कहती है कि उसके बड़े अफसर भी इसके खिलाफ थे। कैंगवू उस खास चीज को देखता है और देखता है कि ये एक लेजेंडरी इक्विपमेंट है। ये अच्छे स्टैट्स वाला एक कूल दिखने वाला कोट है और अच्छी बात यह है कि इस आइटम ने अभी तक किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया है। योंजू बताती है कि इस आइटम के असर उतने अच्छे नहीं लगते और हुआयन उसकी बात से सहमत होती है। जब वह इसके खास स्टैट्स और असरों को देखते हैं तो ये कोट सच में जबरदस्त है, लेकिन उसे कोई ऐसा प्लेयर नहीं पता जिसके पास खास स्टैट्स हों। लेकिन वह कैंगवू की तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे पर एक अजीब और उत्सुकता वाला एक्सप्रेशन देखती है। यांजू हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि वह एक इनहेरेंट स्टैट यूजर है, यह देखते हुए कि उसके पास ऐसी खासियत है। ये कोट उसके लिए सभी लेजेंडरी क्लास इक्विपमेंट में सबसे अच्छा है। कैंगवू उस कोट को बड़े प्यार से देखता है और उन्हें बताता है कि उसे यह बहुत पसंद है। वह हुआयुन का शुक्रिया करता है और वादा करता है कि वह डिमोनिक ऑर्डर को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद वह कोट पकड़ता है और योंजू उसे कहती है कि वह इसे वैसे ही पहने जैसे वह गार्गोइल आर्मर पहनता है। हमारा लड़का ट्रेंच कोट पहनता है और तुरंत बहुत अच्छा दिखने लगता है। सियोला के लिए अब अपना गेम बढ़ाने का वक्त है, क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि कोट ने उसे अपना मालिक मान लिया है। ताकत उसके शरीर में दौड़ने लगती है। ये उसके खास स्टैट्स को स्कैन करता है और उसकी डिमोनिक एनर्जी को 5 पॉइंट से बढ़ा देता है। इसके साथ कोट उस पर सफलतापूर्वक छप जाता है और अब उससे जुड़ गया है। योंजू उससे पूछती है कि नया इक्विपमेंट कैसा लग रहा है और कैंगवू तुरंत 10 और मांगता है। हुआयुन फिर उसे बताती है कि वह क्लास की परवाह किए बिना सिर्फ 5 आइटम्स ही पहन सकता है। अगर 5 के बाद और आइटम्स जोड़े जाते हैं तो असर खत्म हो जाएंगे। कैंगवू इस बात का ध्यान रखता है और कहता है कि 5 आइटम्स भी उसके लिए असरदार होंगे। वह अपनी लुक दिखाना शुरू करता है और बताता है कि उसे लेजेंडरी क्लास इक्विपमेंट कितना पसंद है। उसके बाद योंजू उससे पूछती है कि वह कितना मजबूत हो गया है यह चेक करे। वह उसकी तरफ मुड़ता है और वह उससे लड़ने की रिक्वेस्ट करती है। वह कॉम्बैट रूम में जाते हैं जहां हुआयुन कहती है कि उनके लिए थोड़ा सख्ती से लड़ना ठीक रहेगा। जबकि कैंगवू वार्म अप करता है, योंजू सोचती है कि वह कितना मजबूत हो गया है। उसे याद है कि उसने यंगहो को कैसे हरा दिया था और वह जानती है कि यह ज्यादातर उसके स्टैट्स की वजह से था। वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती है ताकि पता लगा सके कि कैंगवू में क्या खास है। उसी वक्त कैंगवू भी अपनी ताकत आजमाना चाहता था और वह उसे इसके लिए सबसे अच्छा दुश्मन मानता है। हुयन रेफरी का काम करती है जब वह तैयार होते हैं और वह उन्हें मैच शुरू करने को कहती है। पलक झपकते ही कैंगवू सीधा योंजू की तरफ उछलता है, लेकिन वह उसकी मुट्ठी से बच जाती है। वह पलटकर एक जवाब हमला करती है और कैंगवू भी बच जाता है। वह उसे और हमलों से घेर लेती है, लेकिन वह उन्हें रोक देता है। वह देखता है कि वह शुरुआत में क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल कर रही है और यह सब उसे गुस्सा दिलाने लगता है। कैंगवू उसका हाथ रोकता है और जवाब हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हमले से बच जाती है। वह जल्दी से उसकी टोपी पकड़ता है और उसे कहता है कि वह उसे कम समझ रही है। वह टोपी का इस्तेमाल उसकी नजर रोकने के लिए करता है और एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी खास चेंज से टोपी को तोड़ देती है। कैंगवू खुश है कि वह आखिरकार सीरियस हो गई है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रही है। अपने हमले जारी रखते हुए वह उसे बताती है कि वह एक आम प्लेयर नहीं है। कैंगवू चेंज से बच जाता है, जिससे कमरे की दीवारें टूट जाती हैं। उसके रिएक्ट करने से पहले वह उसके करीब आती है और एक और हमला करती है। कैंगवू अपने पंखों से बिल्कुल सही वक्त पर बच जाता है और अपने कोट की खास ताकत, जिसे क्रैकेंस रात कहते हैं, शुरू करता है। इससे उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं और उसकी डिमोनिक एनर्जी में 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। उसकी बढ़ती हुई ताकतों के बावजूद योंजू पर कोई असर नहीं होता। वह तब अपने हमले जारी रखती है, लेकिन कैंगवू बचने के लिए उड़ता रहता है। इधर
वायन को चिंता है कि अगर योंजू अपनी तबाही और आगे बढ़ाती है तो क्या होगा, लेकिन कैंगवू खूंखार चेन्स से जितना हो सके बचने की कोशिश करता रहता है। जब चेन्स आखिरकार उसके करीब आती है, वह उन्हें हटा देता है, जिससे उसे सीधा योंजू की तरफ उड़ने का मौका मिलता है। मुश्किल हालत में फंसकर वह चेन्स को उसकी तरफ घुमाती है, लेकिन वह उन्हें रोक देता है और अपने निशाने की तरफ बढ़ता रहता है। जब बर्चियां एक खास रेंज में आती हैं, कैंगवू उन्हें उड़ाने के लिए धमाके की ताकत का इस्तेमाल करता है और योंजू को पीछे उड़ा देता है। वह धमाके की शॉकवेव से लड़ती है। जब वह पलट कर देखती है तो उसे दिखता है कि कैंगवू अपने लिए एक अच्छी रेंज में आ गया है। वह तुरंत आवाज की ताकत का इस्तेमाल करता है। कमरे में परेशान करने वाली आवाज की लहरें भेजता है। लड़कियां चीखने वाली आवाज से खुद को बचाने के लिए अपने कान बंद करने की कोशिश करती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैंगवू फासला कम करता है और अपनी 1000 की ताकत और तबाही की ताकत का इस्तेमाल जमीन को तोड़ने के लिए करता है। यह जानते हुए कि वह सब कुछ रोक नहीं सकती, योंजू मुश्किल में फंस जाती है। कोई और रास्ता न होने पर वह मुश्किल में फंस जाती है। वह खुद को बचाने के लिए अपनी चेन से एक बैरियर बनाती है, लेकिन कैंगवू की जबरदस्त ताकत के सामने वह बेचारी है। डीमन किंग उसके बचाव को तोड़ देता है और उसके चेहरे के बहुत करीब की दीवार को तोड़ देता है। हुयोन यह देखती है, लेकिन उसे यकीन नहीं आता कि हीरो इतना ताकतवर है।